गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अभिषेक नेचुरल रेमेडीज की ओर से आप सभी का एक बार वापस हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे इस वेबिनार का टॉपिक है इमर्जिंग पर्निशियस हीट स्ट्रेस इन डेयरी एनिमल्स। आप देख रहे हैं कि अभी कितनी गर्मियां बढ़ गई है और उसी के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डेयरी फार्मर्स को। ठीक है, तो उसके साथ डेयरी एनिमल्स के लिए काफी चैलेंजिंग है अभी हीट स्ट्रेस। तो उसी रिलेटेड आज हमारा ज्ञान वेबिनार है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अब्दुल समद, ताकि वो फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड डायरेक्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र एनिमल फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी से। उन्होंने उनकी मैं बात कहूँ तो उनका एकेडमिक 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है वेटनरी मेडिसिन में। उन्होंने अपना बीवीएससी एंड एमवीएससी बॉम्बे वेटनरी कॉलेज से किया हुआ है और उन्होंने अपना पीएचडी कैनेडियन कॉमनवेल्थ फेलोशिप कंप्लीटेड फ्रॉम ऑन्टारियो वेटनरी कॉलेज कनाडा से कंप्लीट किया हुआ है। उनका मैं अगर मैं बात कहूँ तो वो प्रोफेसर एंड हेड रह चुके हैं बॉम्बे वेटनरी मेडिसिन कॉलेज में, डीन डीन फैकल्टी एंड डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स महाराष्ट्र, अगेन महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी से। उनकी मैं अगर अचीवमेंट्स की बात करूँ तो उन्होंने इंडिया फर्स्ट वेटनरी न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर बनाया है बॉम्बे वेटनरी कॉलेज में। एंड उनके काफी पेटेंट्स है, 7 पेटेंट्स है, उसमें 3 कमर्शलाइज है। तो इसी के साथ मैं एक अनुभवी वेटनेरियन डॉक्टर अब्दुल समद सर का मैं स्वागत करता हूँ। सर, वेलकम टू द वेबिनार। आपका इंसाइट्स हमारे वेटनेरियंस एंड एनिमल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए काफी जानकारी रहेगी। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक। मैं ऐसे करता हूँ कि मेरा शेयर करता हूँ यस सर। स्क्रीन। एंड पार्टिसिपेंट्स, आपके कुछ भी सवाल है तो आप प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर्स में लिखिए, ताकि वो हम एंड में ले लेंगे। यस सर। दिख रहा है मेरी स्क्रीन? यस सर। यस सर। चलिए शुरू करते हैं अभी। जैसे कि आपको बताया है कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारे वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए। इसलिए कि मार्च का अभी आधा महीना खत्म हो रहा है और आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है। और फोरकास्ट ये है कि अप्रैल और मई का महीना और जून का आधा महीना, इसमें बहुत हीट, बहुत ज़्यादा सिविरिटी के साथ में हीट आएगी, हीट की वेव आएगी। और ये हीट की जो वेव है वो सारे 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 के सारे हिंदुस्तान में, सारे भारत में हीट का असर दिखेगा। और उस वजह से जो हमारे जो पशु है, उन पशु में भी जो हीट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स फील्ड में इनकाउंटर होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हीट स्ट्रेस जब हो तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। आमतौर पे हम लोग ये समझते हैं कि जो हीट स्ट्रेस का जो मतलब होता है वो जैसे सनस्ट्रोक हम लोग ह्यूमन में समझते हैं पहले। तो सनस्ट्रोक हम लोग समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस हमको जान लेना चाहिए कि चूंकि पशु हमेशा बाहर रहते, इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है जितने कि हम लोग रहते हैं। जैसे हम अंदर रहेंगे तो दीवारें हैं, उसके बाद में छत है, जो डायरेक्ट जो सनलाइट है वो हम तक नहीं पहुंच रही है। और अगर हम बाहर निकलते हैं डायरेक्ट सन में, तो ही फिर वो हीट स्ट्रेस का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हमको लगेगा। अदरवाइज अंदर बैठने के बाद में जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसकी वजह से कुछ जो मॉडरेटली हमको जो हीट का स्ट्रेस है वो हमको दिखेगा, लेकिन पशु में बहुत ज़्यादा ये नज़र आता है। और जैसा कि मैंने टाइटल दिया है कि परनीशियस, परनीशियस का मतलब ही है कि घातक। अब आजकल ऐसे हीट स्ट्रेस के केसेस आ रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा घातक है और इसमें बहुत ज्यादा डेथ्स भी हो रहे हैं। तो हम लोग दोनों भी डिस्कस करेंगे कि अगर हीट स्ट्रेस अगर हो, हीट अगर बढ़ जाए तो क्या कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए।
किसान क्या कर सकते हैं, हम लोग किसान को क्या बोल सकते हैं कि वो क्या करे, और उसके बाद में अगर परनीशियस हीट स्ट्रेस आती है तो उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे और उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये हम आज हमारे लेक्चर में ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग तो अभी ये बहुत कॉमन बात है, सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारी दुनिया में जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो एम्बियंट टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और उसके बहुत ज़्यादा जो साइड इफेक्ट्स है वो दिखने लगे हैं। जैसे कि सीजन में जो वेरिएशंस है वो काफ़ी नज़र आ रहा है। उसके बाद में जो डे टू डे जो वेरिएशन होता है वो भी काफ़ी दिख रहा है कि कभी 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 बरसात हो रही है, कभी आज जैसा मुंबई में कल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, आज थोड़ा सा ठंडा है, हवाएं भी चली। तो इस तरह का जो वेरिएशन है वो वेरिएशन भी काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दिख रहा है। लेकिन हम लोग जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हो रही है, वो बढ़ोतरी को हम लोग किस तरह से पशु के लिए हम लोग मैनेज करेंगे। अब जो परनीशियस जो हीट स्ट्रेस है, परनीशियस जो हीट स्ट्रेस है वो हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, और वो जो सिंड्रोम है वो सिंड्रोम में पशु में क्या क्या नजर आएगा और उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। तो आज का जो मेरा जो वेबिनार है वो वेबिनार मैंने जो डॉक्टर्स है, जो ग्रेजुएट्स है, उनके लिए खासकर बनाया है, और इसके अंदर हम लोग ट्रीटमेंट की जो इंट्रिकेसीज है उसके बारे में भी बात करेंगे। पिछले 5-10 साल से टेम्परेचर सभी जगह बढ़ रहा है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स पे टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखा है, उसके बाद में यूरोप में भी जहाँ कभी भी टेम्परेचर 32-34 के ऊपर जाता नहीं था, वहाँ पर 44-45। और यूएस वगैरह में तो टेम्परेचर पिछले 2 साल में इतना ज़्यादा बढ़ा है कि सिर्फ कैलिफोर्निया स्टेट में 40,000 से ज़्यादा 40,000 से ज़्यादा वहाँ पर जो है तो डेथ रिकॉर्ड की हुई है। तो और अब यहाँ भी जो मेरा जो कंसल्टेशन का जो ग्रुप है उसमें काफ़ी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हीट स्ट्रेस की वजह से सडन डेथ्स भी दिख रही है, उसके बाद में कुछ लीथल या परनिशियस डेथ के केसेस भी दिख रहे हैं। तो हम लोग इसकी जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे उसकी बात करेंगे। एक एक वर्ड हमेशा हम लोग कहते हैं कि एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन का मतलब ये है कि जो नई जगह अगर कोई आ रहा है तो वहाँ के क्लाइमेट को किस तरह से सूटेबल वो आहिस्ता आहिस्ता हो पाएगा। अब ये जो पशु है, हमारे पास के जो पशु है उसमें दो टाइप के, एक तो देसी है जो हजारों साल से वो जो ब्रीड है वो यहीं पर रही है और यहीं पर इवॉल्व हुई है, तो इसलिए उनमें एक्लेमेटाइजेशन है टेम्परेचर का, कि हाई टेम्परेचर को भी वो एक्लेमेटाइज है। लेकिन ये बोलना कि उनके ऊपर हीट स्ट्रेस का कोई असर नहीं होता, ये गलत है। इसलिए कि उनमें जो हीट स्ट्रेस के जो सिम्टम्स हमको जो दिखते हैं वो थोड़े से अलग है। ए, और जो टेम्परेट क्लाइमेट से हम लोगों ने जो HF जर्सी या ब्राउन स्विस इस टाइप के जो ब्रीड लेकर आए हैं, वो तो सारे कोल्ड टेम्परेचर में रहने वाले जो पशु थे। और यहाँ आने के बाद में क्रॉस ब्रीडिंग भी हमने की है, लेकिन जो क्रॉस ब्रीड्स है उनमें भी जो क्लाइमेट का जो रेजिलेंस है वो रेजिलेंस उतना ज्यादा नहीं है, उतने एक्लेमेटाइज नहीं है। लेकिन अभी पिछले 50-60 साल से क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग चल रही है, इसलिए जो थर्ड जनरेशन है, जो फोर्थ जनरेशन है, उसके अंदर हमको दिख रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता एक्लेमेटाइजेशन हो रहा है। तो एक एक्लेमेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जब बाहर से जब कोई भी नई ब्रीड को या कोई भी एनिमल्स को हम लोग जब इंपोर्ट करेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा हमको हीट स्ट्रेस के सिम्टम्स दिखेंगे, इसलिए कि वो एक्लेमेटाइज्ड नहीं है। जहां पर एक्लेमेटाइजेशन कम है वहां पर हमको एक्लेमेटाइजेशन करने के लिए किसानों को बताना पड़ेगा कि उनको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। और उसमें जो मैनेजमेंट के जो इश्यूज है, जो हाउसिंग के जो इश्यूज है, कि किस तरह से हाउसिंग करनी चाहिए ताकि उन पे डायरेक्ट जो रेडिएशन है सन का उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो अंदर का जो टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर है, उसको किस तरह से मेंटेन करेंगे। और जो वेंटिलेशन की हम लोग जो बात करते हैं कि जो एयर फ्लो का जो स्पीड होना चाहिए, जो साइकिल्स एयर स्पीड की होनी चाहिए,
वो स्पीड के साइकिल्स को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो बेसिकली जो हीट, हम जब हीट स्ट्रेस की बात करते हैं तो उसमें दो चीजों का समझना जरूरी है। एक तो यह है कि हमारी जो अपनी बॉडी है या पशु की जो बॉडी है, वो पशु की बॉडी में अंदर एनर्जी जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। और वो हीट जनरेट जो हो रही है वो मेटाबॉलिक हीट है, कि अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, कि जो पशु खा रहा है, डाइजेस्ट करने के बाद में एब्सॉर्प्शन हो रहा है, और एब्सॉर्प्शन होने के बाद में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो चल रहा है, कि जिसमें दूध बन रहा है, जिसके अंदर फर्टिलिटी के हार्मोन्स बन रहे हैं, प्रोटीन बन रहा है, ग्रोथ हो रही है, प्रेग्नेंट हो रही है, ये सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो हीट जनरेट होती है, तो वो हीट अंदर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होती है। लेकिन अभी बॉडी को अपना एक टेम्परेचर मेंटेन करना है। जैसे कि हम हमारा टेम्परेचर 99.8 पे रखते हैं, तो उसी तरह अगर गाय है तो उसका टेम्परेचर साधारण 101 से लेकर 102 तक रहेगा। अगर भैंस है तो उसका भी 101 से 102 रहेगा, गोट का कुछ अलग रहेगा। तो ये जो टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है, इसका मतलब ये है कि जो बाहर का जो टेम्परेचर है और बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, उनमें जो आपस में जो हीट का जो ट्रांसफर होता है, वो हीट का ट्रांसफर होने के बाद में जो नेट बॉडी में जो टेम्परेचर रहता है, हम उसको नेट रेक्टल टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर हम लोग बताते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और ये प्रोसेस को बॉडी में हैंडल करने के लिए एक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर रहता है जो ब्रेन में है। और उसका काम यह है कि एक तो इंटरनल जो हीट जनरेट हो रही है उसको कंट्रोल करना, लेकिन वो ज्यादा कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाएगा कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो तो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हीट बॉडी में जनरेट नहीं होगी तो डेथ है। आप आपको पता है कि जो डेड एनिमल है वो एकदम कोल्ड हो जाता है, उसमें कोई हीट नहीं रहती है। उसका रीजन ये है कि अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, जो हीट जनरेट हो रही है, वो नहीं हो रही है। तो बॉडी की जो हीट जनरेट हो रही है वो एक मोर और लेस एक कांस्टेंट रेट में रहती है, लेकिन जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो इतना कांस्टेंट नहीं रहता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो अगर अगर बाहर का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अंदर का टेम्परेचर बॉडी को नहीं बढ़ने देना है। इसलिए वो कुछ ऐसे सिम्टम्स बताए गए या कुछ ऐसे प्रोसेस रहेंगे कि जिससे वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को या हीट को वो बाहर निकाले। जब बाहर का टेम्परेचर कम रहेगा तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको हीट जनरेट करना पड़ेगी, ताकि वो जो बैलेंस है, जो हीट लॉस हो रहा है बाहर के कोल्ड टेम्परेचर में और जो अंदर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है। इसको हम लोग बोलते हैं कि थर्मो रेगुलेशन। और जो मैमल्स है वो सारे के सारे थर्मो रेगुलेट करते हैं। और हीट स्ट्रेस में होता यह है कि जो थर्मो रेगुलेशन है ये डिस्टर्ब हो जाता है, और उस वजह से जो बॉडी के अंदर की जो हीट है, वो हीट जो बाहर निकलनी चाहिए और मेंटेन होनी चाहिए वो नहीं रहती है। और चूंकि बॉडी के बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है, इसके लिए बॉडी का टेम्परेचर से हीट बाहर नहीं जाएगी जब तक कि उसमें कुछ मैकेनिकल प्रोसेसेस हम लोग नहीं करेंगे, और इसके लिए फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होते हैं। दूसरी चीज एक ध्यान में रखिए कि जो पशु है उनका जो कातड़ी है, जो स्किन है, वो काफी मोटी है। उसके बाद में ऊपर बाल है। तो ये जो, और एक फैट लेयर है एपिडर्मिस के बाद में। तो जो डर्मल लेयर है, उसकी जो फैट लेयर है और जो बाल है, वो सारा के सारा इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, कि जो बाहर का जो टेम्परेचर है और अंदर का जो बॉडी का टेम्परेचर है, उसके अंदर बीच में एक बैरियर है। और वो बैरियर बाहर के टेम्परेचर से अंदर के टेम्परेचर को ज्यादा इफेक्ट नहीं होने देता। लेकिन फिर भी कैसे है कि कुछ बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से वो बॉडी के टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है। तो वो जो बॉडी का जो थर्मो रेगुलेशन है, उसमें दो चीजें काम करने वाली है। एक चीज तो ये है कि जो बॉडी के जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है वो काम करेगा, अंदर बॉडी की हीट जनरेट होगी और हीट डेसिपेट होगी, बाहर निकलेगी। अब हीट डेसिपेशन के कौन कौन से प्रोसेस है? तो एक तो प्रोसेस है कि जो पशु जब सांस लेता है, बाहर डालता है, तो उसके साथ में पानी जो वेपर स्टेज में है, और उसके साथ में हीट, ये दोनों भी बाहर निकलती है। आप जब भी किसी पशु के सामने जब जाएंगे और उसके मजल के पास अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो सांस जो बाहर निकली वो गर्म है, आपके हाथ को गर्म लग रही है।
तो इसका मतलब ये है कि वो हीट को लॉस कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, सांस में। और दूसरा जो प्रोसेस है वो ये है कि जो उनका जो पसीना निकलता है, और पसीना निकलने के लिए कुछ दो तीन जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, मसल वगैरह, और जो स्किन है, उस स्किन से भी पसीना निकलता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं निकलता है जितना हम लोगों को, हम मैंने इंसानों में जिस जिस तरह दिखता है उस तरह नहीं दिखेगा, वो उतना ज्यादा पसीना नहीं निकलता है, इसलिए कि वो जो कोट है वो उसमें बाल है और फैटी लेयर है। तो जो मैक्सिमम जो हीट का जो लॉस हो रहा है, वो लॉस हो रहा है जो रेस्पिरेशन है उसी में। तो जब हीट उसको जब लूज करना है, बाहर निकालना है, तो वो रेस्पिरेशन को बढ़ाएगा। तो ये इस तरह के जो सिम्टम्स है बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए आपको दिखेंगे। अब अगर अंदर बॉडी का टेम्परेचर अगर बराबर मेंटेन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? हीट स्ट्रेस हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये आज इसके ऊपर भी काफी पिछले 8-10 साल से इवन बोवाइंस में इस पर काफी रिसर्च हुआ है। इसलिए कि जो अमेरिका और यूरोप में जब उन्होंने उनके जो टेम्परेट क्लाइमेट के जो पशु है, उनमें जब उन्होंने हीट स्ट्रेस और लीथल हीट स्ट्रेस जब देखना शुरू किया, और उनको ये पता चला कि ये हीट जो स्ट्रेस है, इसकी वजह से न सिर्फ हीट का जो पीरियड है, समर पीरियड है, उसी में इसका नुकसान हो रहा है, बल्कि उससे आगे चल के भी 3 या 4 महीने जो ऐसे पशु जिसमें ज्यादा हीट स्ट्रेस दिखाता, वो फिर भी नॉर्मल लेवल पर नहीं आते हैं, इसलिए कि जो थर्मल सेल इंजरी है वो उनमें बहुत ज्यादा थी। तो ये सब देखने के बाद में इस पे काफी मॉलिक्यूलर लेवल पे भी इस पे काफी काम हुआ है। और जो हीट स्ट्रेस के जो कॉज है उसको हम लोग अब बताते हैं कि ये मल्टी फैक्टरियल, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, ये कई चीजों की वजह से हीट स्ट्रेस होता है। और जो जो भी सिम्टम्स जो दिखते हैं आपको, वो सिम्टम्स अलग अलग फैक्टर्स की वजह से होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक एक फैक्टर लेते हैं कि किस किस क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। पहला तो है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसहेमोस्टेसिस। कैसे है कि जब पसीना जब निकल रहा है उसका, जब वाटर का जब लॉस हो रहा है, तो वाटर लॉस के साथ में हमेशा इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस होता है। और इलेक्ट्रोलाइट में जो इंपॉर्टेंट है वो है सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, कार्बोनेट है ना, ये इस टाइप के जो माइक्रो जो मिनरल्स है, एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं, वो काफी मात्रा में फिर लॉस होता है। तो ये जो डिफरेंस जो हो जाता है, जिसको होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि जो नॉर्मल जो बैलेंस है, वो नॉर्मल बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट का खत्म हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट की इनमें डिफिशियंसी आती है। और सोडियम और पोटेशियम तो एक दोनों बहुत, और क्लोराइड, तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। इसलिए कि जो बॉडी का जो पूरा जो इलेक्ट्रिकल जो उनका जो सिग्नलिंग है, जिसकी वजह से वो सिग्नलिंग दे पाते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस उनका चलता है, वो ज्यादातर डिपेंड करता है कि उनके जो सेल के अंदर कितना पोटेशियम है और सेल के बाहर कितना सोडियम है। तो एक कांस्टेंट दोनों में एक फ्लो चलता रहता है। और जब भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो वो जो सोडियम पोटेशियम का जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के अक्रॉस, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि ब्लड पीएच अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने की वजह ये है कि एक तो ये हो रहा है कि जो रेस्पिरेशन का जो रेट बढ़ रहा है, कि जैसे 40 से 60 नॉर्मल रेस्पिरेशन रहती है, अब यही रेस्पिरेशन रेट अगर 100 हो जाए तो फिर क्या होगा? तो अब इसमें होगा ये कि जब 40 का जब रेट रहता है तो उसमें होता यह है कि जो इंस्पिरेशन है उसमें पशु जो है तो वो ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है, और उसके बाद में वो जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सचेंज हो रहा है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो उसके सांस के जरिए बाहर निकल रही है। तो CO2 का बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रेट है वो 40 का जब रेस्पिरेशन का रेट रहता है, तो ये लंग्स को ये एक्सचेंज करने के लिए टाइम मिलता है। लेकिन समझिए यही रेट 100 अगर हो जाए, तो वो जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलना है, ये प्रोसेस उतना एफिशिएंटली नहीं होता। तो CO2 एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, और उस वजह से पीएच पे फर्क पड़ता है। तो सिस्टमिक एल्कलोसिस या सिस्टमिक एसिडोसिस यहाँ दिखेगा। दूसरा इसमें यह प्रॉब्लम होता है कि रूमेन के अंदर जो एसिडिटी जो क्रिएट हो रही है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, वहां पर एसिडिटी होती है। तो एक अनस्टेबल जो सिस्टमिक पीएच है, ब्लड पीएच रहता है कि कभी एसिडिक पीएच होगा, कभी अल्कलाइन पीएच होगा, और इस वजह से जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट होगा। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर जो जिसके ऊपर काफी स्टडी हुई है, वो ये है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसमें जो
परमेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। परमेबिलिटी का मतलब ये है कि हम लोग आमतौर पे ये समझते हैं कि हमारा जो सेल है, वो सेल का जो वॉल है वो दीवार की तरह है, बिल्कुल पक्का, जिसमें से अंदर से बाहर कुछ नहीं जा सकता, बाहर से अंदर कुछ नहीं आ सकता, जो डोर है उसी के थ्रू जो जाएंगे। लेकिन जो पशु के जो सेल्स है वो इस तरह से नहीं रहते हैं, या हमारे भी जो सेल्स है वो उस तरह से नहीं रहते, वो काफी परमेबल रहते हैं। और इनके अंदर जो गैप्स रहते हैं वो गैप्स के थ्रू चीजें बाहर भी निकलती है और बाहर से चीजें अंदर भी आ सकती है। लेकिन जब हीट स्ट्रेस जब बढ़ता है तो अंदर का जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेल का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और सेल का जब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि जो सेल वॉल है वो लिपिड का बना हुआ है ना, लिपिड बाइलेयर जिसको बोलते हैं, लिपिड का बना हुआ है। और आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिपिड में क्या होता है, लिपिड लिक्विफाई होता है। और लिक्विफिकेशन होने की वजह से उसकी जो फ्लूइडिटी है वो बढ़ेगी और परमेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो दिख रहा है हीट स्ट्रेस में, वो ये कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल परमेबिलिटी बढ़ रही है। और वो परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से जो इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया है वो बाहर सिस्टम में जा रहे हैं। और दूसरा उसमें ये हो रहा है कि जो ब्लड वगैरह है वो ऊज आउट होके इंटेस्टाइन में आ रहा है। और उस वजह से फिर वो हिमोरेजिक इंट्राइटिस के जो सिम्टम जो दिख रहे हैं और जो डायरिया वगैरह के जो सिम्टम दिख रहे हैं, उसकी मेजर जो रीजन है वो है हाइपर परमिएबिलिटी। तीसरा जो है वो सेप्सिस। सेप्सिस में होता यूं है कि सीवियर इम्यून एक्टिवेशन होता है कि अब इसमें जब सेलुलर डैमेज हो रहा है, थर्मल डैमेज हो रहा है, तो उस वजह से जो इम्यून रिस्पांस है वो इम्यून रिस्पांस बढ़ जाता है, जिसको हम लोग साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। और वो साइटोकाइन स्टॉर्म जब बढ़ेगा तो वो साइटोकाइन के जो भी सिग्नल्स है उस वजह से इम्यून एक्टिवेशन होता है। और इम्यून एक्टिवेशन में फिर जो थ्रम्बोसाइट्स है वो थ्रम्बोसाइट्स आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू होंगे, थ्रम्बोसाइटोपिनिया होगा। और इसमें जो कोआगुलोपैथी है, जो ब्लड की जो जो कोआगुलेशन के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगे। और उसमें फिर होगा ये कि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर हाइपर कोआगुलेशन होगा, जो थ्रम्बोसाइट्स है वो थ्रम्बोसाइट एग्रीगेट होंगे, और एग्रीगेट होके वो थ्रम्बस फॉर्म करेंगे। और उस वजह से थ्रम्बोसाइट काउंट कम हो जाता है। और ये जो एग्रीगेट जो होते हैं वो जाके फंस जाते हैं जो स्मॉल आर्टरीज वगैरह है उसमें, और वहां पर फिर वो क्लॉगिंग होती है। और उस वजह से फिर जो कोआगुलेशन का जो इफेक्ट है वो उसमें दिखने लगता है, जैसे एक एडिमा है, उसके बाद में दूसरा ब्लड प्रेशर का बढ़ना है, या राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है। ये सारे के सारे सिम्टम्स इसमें फिर दिखने लगेंगे। और इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। अब जो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर हाइपरकोagulation से लेके ये जो फैक्टर्स है, ये अगर फैक्टर्स हो तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो पशु है वो परनीशियस या लीथल जो हीट स्ट्रेस है उसकी ओर जा रहा है। और वहां पर फिर आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए आपको ज्यादा आपको परिश्रम लेने पड़ेंगे। और सबसे आखिर फिर होता यह कि सर्कुलेटरी फेलियर होता है। और सर्कुलेटरी फेलियर में कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। और उस वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन जो पूरे पेरिवेस्कुलर एरियाज में जाना चाहिए, पेरिफेरल एरियाज में जाना चाहिए, वो नहीं जाता है। और उस वजह से आहिस्ता आहिस्ता फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होकर पेशेंट की डेथ होती है। तभी पिछले हफ्ते में बहुत सारे जो वेट्स है उन्होंने मुझे बताया फोन करके, और मेरा जो ग्रुप है उस पर भी डाला कि सर अभी बहुत सारे ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि टेम्परेचर एकदम 105 106, डायरिया हुआ और सेकेंड डे डेथ। और तो उसकी जो वजह है वो ये है कि जो बाकी के जो सिम्टम्स है वो पहचान नहीं कर पाए, और उस वजह से उसका मैनेजमेंट बराबर नहीं हुआ। अब जो बेसिक पैथोलॉजी है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है। और बॉडी का टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं हो रहा है और टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो उस वजह से जो हीट जनरेट हो रही है, तो वो हीट जो है, तो वो जो सेल्स है, बॉडी के जो सेल्स है, जो बॉडी के ऑर्गन्स है, जो ब्लड के जो सेल्स है, वो सारे के सारे सेल्स को डैमेज करेंगे। उनकी जो लिपिड बाइलेयर है उसकी फ्लूइडिटी बढ़ाएंगे। और उस वजह से उनकी हाइपर हाइपर परमेबिलिटी बढ़ेगी। और दूसरा ये होगा कि दूसरा इसका असर ये होने वाला है कि हीट की वजह से वो रूमेनाटोनी होती है। रूमेनाटोनी में पशु पानी नहीं पी पाता है, पानी जब नहीं पिएगा तो डिहाइड्रेशन होगा। जब डिहाइड्रेशन होगा तो पीसीबी बढ़ेगा, और जो ब्लड की जो फ्लूइडिटी है वो कम हो जाएगी, और फिर वो सर्कुलेटरी फेलियर की तरफ जाएगा। तो ये सारे के सारे बोवाइन के अंदर काफी रिसर्च हुआ है, और ये सारे के सारे जो मॉलिकुलर जो पैथोलॉजी है,
जो मैंने अभी आपको बताया वो सारे के सारे रिकॉर्ड हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ अभी रिकॉर्ड हो रही है वो स्पेशली यूरोपियन और अमेरिकन उसमें, और हमारे पास भी हम लोग देख रहे हैं कि हीट का जो सेप्सिस है वो जो परमेबिलिटी की वजह से जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में से जो माइक्रोफ्लोरा जो अंदर बैक्टीरिया और बाकी की जो चीजें हैं वो सारे के सारे बाहर निकलकर जो सिस्टम में आ रहे हैं, पेरिटोनियम में आ रहे हैं, और उस वजह से फिर वो ब्लड में एब्सॉर्ब होने के बाद में वो सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियमिया और सेप्टिसीमिया टाइप के जो सिम्टम्स है वो क्रिएट करते हैं। अब ये देखिए कि जो कंफर्ट जोन है पशु का वो कैसे है। अब हम लोग अभी तक जो बात कर रहे थे वो एम्बिएंट टेम्परेचर की बात कर रहे थे, लेकिन सिर्फ टेम्परेचर का ही असर नहीं होता है, टेम्परेचर के साथ में ह्यूमिडिटी का भी असर होता है। और इसीलिए जब भी हम हीट स्ट्रेस की बात करते हैं तो उस वक्त हम THI बोलते हैं कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स, और ये दोनों इंडेक्स मिला के एक पशु के ऊपर हीट स्ट्रेस का असर पड़ता है। तो इस चार्ट में मैंने ये बताया है कि जो कौन सा कंफर्ट जोन है और कौन सा थोड़ा सा कंफर्ट जोन से हटके जिसपे किसान को अलर्ट होना चाहिए। ये जो पीला, जो हल्का जो पीला जो जोन है, ये जोन में ये जो सफेद जोन है ये तो कंफर्ट जोन है, इसके अंदर पशु को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये जो पीला जो जोन है जो हल्का पीला है उसके अंदर थोड़ा सा किसान को अलर्ट होना पड़ेगा कि हीट स्ट्रेस के कुछ सिम्टम दिखेंगे। तो अगर ये दिखते हैं तो थोड़ा सा मैनेजमेंट और फीडिंग के अंदर अगर वो न्यूट्रिशन बराबर सप्लाई करेंगे तो ये जो इसको मैनेज कर सकते हैं। ये जो पीला है इसके अंदर आपको जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स दिखने शुरू होंगे, और जो रेड जो जोन आया है कि जहां पर जो 84 से आगे चलकर, यानी जो है ना, अब यहाँ देखिए कि आप टेम्परेचर तो डिग्री फ़ारेनहाइट 100 पे गया है, लेकिन अगर वहां पर अगर ह्यूमिडिटी अगर 30 अगर हो तो 84 पे भी आपको डेंजर जोन दिखेगा। और जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि टेम्परेचर अगर कम भी हो लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो जो रेड जोन है वो रेड जोन फैलता जाता है। तो ऐसे एरिया जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ये कौन सा एरिया है? ये कोस्टल एरिया है। जो कोस्टल एरियाज जो जहां पर सी नजदीक है वहां पर हमेशा ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी। और दूसरा जो ह्यूमिडिटी बढ़ने की जो दूसरी एक कारण है वो ये है कि अगर हम अपने अपने गोठा में या अपना जो कैटल का जो बान है उसके अंदर अगर हम पशु को बार बार धोते रहेंगे, पशु के जो फ्लोर है उसका उसको हम बार बार धोते रहेंगे तो अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। और अंदर जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और वेंटिलेशन अगर बराबर नहीं है, हर तरफ से दीवार है और आपने अपने बांध को कवर किया है, तो वहां पर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो हम कुछ 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 जगह तो हम आर्टिफिशियली जो ह्यूमिडिटी है उसको बढ़ा रहे हैं, और वो बाहर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिलके इसको परनीशियस हीट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस स्लाइड से आपको यही मैसेज लेना है कि सिर्फ टेम्परेचर अलोन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमिडिटी भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप ह्यूमिडिटी को अच्छी तरह से अगर मेंटेन कर सकते हो, वाटर वेपोराइजेशन अगर अपने एरिया में अगर आप मिनिमम रख सकते हो, तो टेम्परेचर थोड़ा सा अगर ज्यादा बढ़ भी जाता है तो पशु को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो ह्यूमिडिटी पे कंट्रोल करना जरूरी है। अब एरिया के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो आर्टिफिशियल जो ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट की वजह से जो क्रिएट हो रही है उसको आप कम कर सकते हो। अब हम सीधी सादी बात है कि मैं एक पशु के पास गया और वो पशु को देखकर क्या मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि ये कंफर्ट जोन में है, ये मॉडरेट जोन में है, मिडिल जोन में है, या ये डेंजर जोन में है? तो हाँ, हम लोग कर सकते हैं, इसलिए कि हर जगह तो आपको THI इंडेक्स नहीं दिखेगा। अभी कुछ कुछ किसानों को हम लोगों ने जब बताया तो उन्होंने अमेजोन से या बाकी के जो जो भी है वहां से उन्होंने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स का एक मीटर मिलता है, वो उन्होंने मंगवाया है, बहुत सस्ता मिलता है, वो अपने बान में लगाया है। और वहां से उसमें तो कुछ सिस्टम ऐसे है कि डिजिटल सिस्टम है कि वो आपको अगर आपने अपने सेलफोन को अगर उसको उसमें से एडजस्ट किया है तो वो आपको अपने बान के अंदर THI इंडेक्स क्या है वो भी बताएंगे। और वो इस बेसिस पे फिर फार्मर अलर्ट हो जाता है कि ये मेरा जो जोन है ये जोन के ऊपर जा रहा है, अभी मुझे कुछ ना कुछ करना है या कंफर्ट जोन में है। तो किसानों को हम लोग बता सकते हैं कि ये भी डिजिटल एरा है, किसान भी पढ़े लिखे हैं, तो उनको भी बताना चाहिए कि आप THI के लिए आप जो मीटर अमेजोन में मिलता है वो आप लगवा लें और उसको अपने सेलफोन से कनेक्ट कर लें। थोड़ा सा उनको सिखा दें कि किस तरह से THI इंडेक्स का जोन देखना है और उस हिसाब से फिर वो काम कर सकते हैं। अब अगर हीट स्ट्रेस नहीं है
तो जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो बॉडी का टेम्परेचर जो है, तो एक तो THI इसका 68 से नीचे रहेगा। दूसरा जो इसका रेस्पिरेशन रेट है वो 40 से 60 रहेगा। और इसका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है 101 से 102.5 तक रहेगा। तो ये जब आपको जब दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि गाय जो है आपकी कंफर्ट जोन में है। अब अगर माइल्ड अगर इफेक्ट हो तो वो कब शुरू होता है? 68 to 71 जो THI उस पर। अब मान लीजिए कि मेरे पास THI देखने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं देखूंगा कि उसका रेस्पिरेशन रेट कितना है। अगर मैं अपनी हथेली उसके मजल के सामने या नॉस्ट्रिल के सामने अगर रखूं और 1 मिनट के लिए काउंट करूं कि कितने बार रेस्पिरेशन हो रही है, वो अगर 60 के ऊपर जा रही है और 75 के अंदर अगर है, तो मैं उसको बताऊंगा कि ये माइल्ड अभी जो हीट स्ट्रेस पे आई है। जब मॉडरेट जब होगा तो अप टू 79 DHI, वहां पर 85 रेस्पिरेशन तक जाएगा। और 85 के ऊपर जब जा रहा है तो सीवियरिटी की तरफ जा रहा है। और जब 100 से ज्यादा जब रेस्पिरेशन रेट है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि जो गाय है वो कंटिन्यूअसली, जो जिसको हम लोग धापा बोलते हैं, हाँ, ऐसे इस तरह से कंटिन्यूअसली जब वो सांस लेगी, तो वहां पर जो है तो आपको समझ में आएगा कि ये सचमुच अभी हीट स्ट्रेस में है। और उसमें फिर होता है ऐसे कि जब वो बार जब बहुत रैपिडली जब सांस ले रही है, रेस्पिरेशन चल रहा है, तो फिर उसका जो सलाइवा वो भी निकलना शुरू होता है, इसलिए कि वो गल्प नहीं कर पाता। तो ऐसे जो पशु है जो मुंह खोले हुए हैं, जो नॉस्ट्रिल से नहीं ले रहे, जो जो मॉडरेट टू सीवियर जब 85 to 100 के रेंज में जब आते हैं, बहुत सारे पशु तो 75 के रेंज में भी जो रेस्पिरेशन उनका जो रेट बढ़ता है, तो उस वक्त न सिर्फ वो नॉस्ट्रिल से सांस को फेंकते हैं बाहर, बल्कि वो मुंह से भी फेंकना शुरू करते हैं। और उस वक्त में उनका मुंह खुला रहेगा। तो ये दो चीजें आपको देखना है कि जो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ा है, तो वो रेस्पिरेशन ज्यादा जो बढ़ गया है, वो क्या नाक से उसकी सांस आ रही है या मुंह से आ रही है, मुंह खुला है या मुंह बंद है। जिस टाइम पे उसका मुंह खुला है और वो सांस ले रही है, तो आप समझ लीजिए कि ये मॉडरेट से सीवियरिटी की तरफ गाय जा रही है, और वहां पर आपको कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। और टेम्परेचर 105 के ऊपर जब जाता है, तो समझिए कि अंदर लीथल जो थर्मल इंजुरी है, वो थर्मल इंजुरी स्टार्ट होनी शुरू होगी, और वहां पर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। अब ये एक स्लाइड है जिसके अंदर जो फर्स्ट फर्स्ट फेज रिस्पांस जिसको बोलते हैं, कि जिसमें अराउंड 80 to 85% जो हीट स्ट्रेस के जो केसेस रहेंगे या हीट स्ट्रोक के जो केसेस रहेंगे, वो फर्स्ट फेज रिस्पांस में ही रहेंगे। और वहां पर अगर आप कुछ थोड़ा बहुत अगर मैनेजमेंटल और फीडिंग के कुछ अगर आप मैनेजमेंट के अगर कुछ आप अगर कुछ इसके अंदर इंटरवेंशन करते हैं, तो वो फर्स्ट फेज रिस्पांस में ही मैनेज हो जाते हैं, और सेकंड फेज रिस्पांस में नहीं जाएंगे। तो अब फर्स्ट फेज रिस्पांस में क्या होता है कि एक तो सबसे पहले एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना, 103 104 तक जाएगा। उसके बाद में उसका जो डायमीटर इनटेक है वो कम हो जाएगा, इसलिए कि वो सांस लेना उसका शुरू है, और वो ये चाह रही है कि मैं और चारा खाकर अंदर हीट नहीं जनरेट करूं। तो एक ये बॉडी का फिजियोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, रिस्पॉन्स है कि भाई चलो नहीं खाते हैं, नहीं खाएंगे तो अंदर फीड में नहीं जाएगा, और उस वजह से फिर जो हीट जनरेट होगी वो कम होगी। लेकिन जब DMI जब कम होगा, तो नेचुरली उसका एनर्जी लेवल कम होगा। दूसरा ये हो रहा है कि हीट जो जनरेट हो रही है वो बाहर जा रही है, तो जो आउटलेट है वो एनर्जी का ज्यादा है, लेकिन इनलेट एनर्जी का कम है। तो ऐसे जो पशु है उनका वेट लॉस रैपिडली होगा, इनका दूध कम हो जाएगा, इनकी जो फर्टिलिटी पे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। देखिए सारे के सारी जो एनर्जी है वो एनर्जी जो हीट को मैनेज करने में जा रही है। दूसरा, ऐसे पशु के जब जाकर आप इनके जब स्किन को जब हाथ लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनके स्किन का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। उसका रीजन ये है कि वो जो एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज के अंदर जो एवापोरेटिव जो टेम्परेचर निकलना चाहिए और बॉडी का टेम्परेचर कम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। दूसरा इसमें ये होता है कि बहुत सारे जो किसान है बोलते हैं कि सर जो गाय है वो खड़ी है, बैठ नहीं रही है, रेस्ट नहीं ले रही है और रेस्टलेस है। उसका रीजन ये है कि वो हीट स्ट्रेस में है। और अगर वो बैठेगी तो जो रेस्पिरेशन रेट है वो उतना आसानी से, जिस तरह से वो 80 85 जो खड़े रहकर कर पा रही है, वो बैठ के या रेस्ट करके नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए फिर पशु जो रहता है वो हमेशा खड़ा रहेगा, और उसकी जो सांस है वो चलती रहेगी। दूसरा ये कि फिर जो वाटर इनटेक बढ़ेगा बॉडी के कूल डाउन करने के लिए, और उसकी जो स्वेटिंग है, जो उसका जब पसीना जो निकलना है, वो कम हो जाएगा। इसलिए कि जब ज्यादा गर्मी होती है तो पशु एक साथ नजदीक नजदीक आ जाते हैं, क्योंकि वो एक शेड ढूंढते हैं, एक ऐसा सायेदार जगह ढूंढते हैं जहां पर
डायरेक्टली उनको सन का ट्रांसफर ना हो, जो सूर्य है उसका उनको त्रास ना हो, इसके लिए वो एक हडलिंग होती है उनकी एक जगह। और वो हडलिंग की वजह से जो स्किन के थ्रू जो अंदर की जो हीट डिसिपेट होना चाहिए थी, वो डिसिपेट नहीं होती है। और फिर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। अब ये जो है, तो ये सेकंड फेज रिस्पॉन्स है। सेकंड फेज रिस्पॉन्स में मैंने जैसे बताया कि जो रेस्पिरेशन रेट है वो 75 के ऊपर जा रहा है। और वो उस रेट के अंदर जो नॉस्ट्रिल है, उसी नॉस्ट्रिल से ही वो पशु अपने जो रेस्पिरेशन है, जो एयर है, उसको एक्सपायर नहीं कर पा रहा है, वो मुंह खुला रखेगा और मुंह से उसका जो रेस्पिरेशन है वो चलेगा और सलाइवेशन वगैरह रहेगा। तो ये जो है, तो ये सेकेंड रिस्पॉन्स। सेकेंड रिस्पॉन्स में होता है ये कि जो बॉडी का जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइज का लॉस हो रहा है, इसलिए कि जो सलाइवा जो नीचे निकल रहा है और जो रेस्पिरेशन जो बाहर जा रही है, वो उस रेस्पिरेशन में जैसे मैंने पहले बताया कि न सिर्फ एयर है बल्कि उसमें वाटर वेपर्स भी है। इसलिए वो जो वाटर वेपर्स है वो बॉडी से निकल रहा है और वो वेपराइज होकर बाहर निकल रहा है। तो बॉडी का जो वाटर का जो स्टेटस है वो कम होगा, डिहाइड्रेशन होगा। और वो डिहाइड्रेशन होने की वजह से जो टैकेपनिया है, आप देखेंगे कि जो सांस है उसकी सांस बढ़ेगी, हाइपरकेपनिया होगा। और जो ओपन माउथ है, तो हम लोग जो टर्म यूज कर सकते हैं, टैकेपनिया। टैकेपनिया हम लोग कब बोलते हैं कि जब रेस्पिरेशन बढ़ गया है लेकिन रेस्पिरेशन नॉस्ट्रिल के थ्रू हो रहा है। और हाइपरपनिया कब बोलते हैं उसको, कि जब रेस्पिरेशन रेट बढ़ गई है और वो रेस्पिरेशन माउथ के थ्रू हो रही है, तो उसका हाइपरपनिया कहते हैं। तो ये दोनों भी होते हैं इसमें। और दूसरा रूमेन अटोनी होती है, क्योंकि ड्राई इनटेक इसका कम हो गया है, पानी का लॉस हो रहा है, इसलिए जो रूमेन में जो पानी रहना चाहिए उतना पानी नहीं रहता है, रूमेन में इम्पैक्शन होता है। और इम्पैक्शन होने की वजह से जो रूमेन मोटिलिटी है उस पे इफेक्ट होता है और वो हार्ड फेसिस हो जाएंगे। और इसका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि जहां पर 104 टेम्परेचर, 105 टेम्परेचर जहां पर बॉडी का आया, तो वहां पर सेलुलर जो डैमेज है वो थर्मल डैमेज होगा। और उसकी वजह से लीकी गट सिंड्रोम होता है। लीकी गट का मतलब है कि जो इंटेस्टाइन, जिसमें जो माइक्रोफ्लोरा है वो इंटेस्टाइन के लूमेन में ही था, लेकिन चूंकि टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसकी जो सेल इंटेस्टिनल जो सेल वॉल है उसकी फ्लूइडिटी बढ़ गई है। उस वजह से जो बाहर अंदर के जो बैक्टीरिया है वो अब बाहर आना शुरू हो रहे हैं। उसी तरह से जो ब्लड के जो कैपिलरीज है उनकी परमेबिलिटी बढ़ गई है। उस वजह से डायबिटीज के थ्रू आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज भी बाहर निकल कर आ रहे हैं इंटेस्टाइन में, और स्मॉल हिमोरेजेस हो रहे हैं। तो ये सारा के सारा जो लीकी गट की वजह से फिर इस इंटेस्टिनल इस्कीमिया होता है। इसलिए कि वो जो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation मैंने जो बताया, उसमें जो छोटे छोटे थ्रम्बाई है, वो जो इंटेस्टिनल जो आर्टरीज है वो आर्टरीज में क्लॉगिंग करते हैं। और वहां से फिर वो ब्लड सप्लाई कम होता है। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से इस्कीमिक सिंड्रोम जो इंटेस्टाइन में होता है, और फिर वो जो सेल्यूलर डेथ है वो होना फिर शुरू होती है। और ऐसे जो पशु जब ऑपरेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके जो इंटेस्टाइन में थोड़े से काले कालेपन है, या कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं है। एक लाइन आपको ब्लड की जो कैपिलरी की एक लाइन दिखेगी और उसके बाद में आपको कुछ नहीं दिखेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ इंटेस्टिन। और डिहाइड्रेशन, इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट और ब्लड पीएच अल्कलोसिस, जिसके हम लोगों ने इससे पहले इसके बारे में डिस्कस किया है। इसी चीज को थोड़ा सा मैं समराइज करके इसमें बता रहा हूँ कि इसमें जो एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। तो ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको अगर एसिड बेस बैलेंस को अगर करेक्ट करना है तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, कि जिस चीज का लॉस हो रहा है उसका आपको कॉम्पनसेट करना है। एक तो हो रहा है लॉस पोटेशियम का, स्वेट में जो निकल रहा है, जो पसीना है उसमें पोटेशियम जा रहा है। उसके बाद में जो सलाइवा जो बाहर निकल रहा है उसमें सोडियम लॉस हो रहा है, तो आपको सोडियम भी आपको देनी है। उसके बाद में जो यूरिन का जो पीएच है वो इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद में उसका रीजन ये है कि जो कॉन्सेंट्रेशन जो यूरिन का है वो ज्यादा हो रहा है, इसलिए कि वाटर का लॉस किडनीज के थ्रू जो हार्मोनल हार्मोनल जो एंटीडायरल हार्मोन है, वो एंटीडायरेटिक हार्मोन एडीएच है, उसकी वजह से उसको सप्रेस होने की वजह से ये आपको वहां पर जो है तो यूरिन ज्यादा पीला नजर आएगा और वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहेगा। उसके बाद में ब्लड का जो कार्बन कार्बन का जो स्पेशली कार्बनिक एसिड जो है, तो कार्बनिक एसिड का जो लॉस है वो
वो लो ब्लड हो जाएगा वो कार्बोनिक एसिड का, उस वजह से जो अल्कोलोसिस है वो अल्कोलोसिस बढ़ जाएगा। और जब अल्कोलोसिस बढ़ेगा बढ़ेगा तो आपका क्लोराइड का रिटेंशन होगा। तो जब आपको कोई साल्ट अगर देना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पोटेशियम और सोडियम तो देंगे, लेकिन आपको क्लोराइड के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर ज्यादा क्लोराइड देंगे तो उसका और इम्पैक्ट अलग होगा, इसलिए कि ऑलरेडी बॉडी के अंदर क्लोराइड का रिटेंशन हो रहा है। और उसके बाद में जो अल्कोलोसिस हो रहा है वो अल्कोलोसिस की वजह से जो ड्राई इंटेक है वो ड्राई इंटेक जो है तो वो कम कम हो जाएगा। अब जो वाटर इम्बैलेंस है, अब ये सारे इनकनेक्टेड है यानी इंटरकनेक्टेड है, कि जैसा एसिड बेस बैलेंस की जब बात किया मैंने तो वो कनेक्टेड है वाटर इम्बैलेंस की वजह से। और वाटर इम्बैलेंस की जो मेन जो वजह है वो ये है कि एक तो जो वाटर का जो लॉस है वो रेस्पिरेशन में हो रहा है। नंबर दो, वाटर इनटेक कम हो रहा है इसलिए कि जो पानी आप दे रहे हो वो पानी गर्म है। और ये जो पशु है ये पानी के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। अगर पानी का जो टेम्परेचर है अगर वार्म हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ये नहीं पीते। इनको कोल्ड वाटर जो है उसकी इनको आदत रहती है, और कोल्ड वाटर अगर देंगे तो ये पानी ज्यादा पियेंगे। अब कौन से टेम्परेचर का इनको पानी देना चाहिए, तो उसका एक सीधा सीधा उसूल ये है कि जब इनको जो पानी आप दे रहे हो उसमें जब उंगली आप डालेंगे तो आपको ठंडक लगना चाहिए, यानी आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर का पानी इसको रहना चाहिए। तो मैं तो जब कॉलेज में था, जो फार्म वगैरह थे हमारे पास, उस वक्त तो जब इस तरह का जब प्रॉब्लम आता था तो हम तो सीधा बड़े बड़े आइस के क्यूब्स लाके पानी की टाकी में डाल देते थे। और उसके बाद में हम देखते थे कि जो पशु है वो पानी भरपूर पी रहे हैं। अगर वो पानी भरपूर पी रहे हैं तो समझिए कि आपका 80 to 90% आपके जो प्रॉब्लम्स है हीट स्ट्रेस की वजह से उसको आप मैनेज कर पा रहे हैं। इसलिए कि जब पानी जब रूमेन में जाएगा वो ज्यादा पियेंगे, पानी जब रूमेन में जाएगा इन्फेक्शन कम होगा, रूमेन की एसिडिटी कम होगी, ड्राई मैटर इनटेक बढ़ेगा। वाटर का जो लॉस होने की वजह से डिहाइड्रेशन और जो कॉन्सेंट्रेशन जो यूरिन वगैरह का हो रहा था, अल्कोलोसिस हो रहा था, वो भी आपका जो है तो वो फिर से रिकवर होना शुरू होगा। तो इसमें एक जो मेन क्रिटिकल जो फैक्टर है आपको जो करना है वो ये है कि पानी का आपको बंदोबस्त करना है। और पानी के साथ में आपको इलेक्ट्रोलाइट का बंदोबस्त करना है, देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट का जो लॉस हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट के लॉस को आपको रिकवर करना है। तो इसमें आपको इंटरवेंशन जो करना है वो यही करना है कि आपको एक तो आपको 80% ध्यान देना है कि किस तरह से हम वाटर का इंटेक इसका बढ़ाए, या नहीं तो अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है तो हम किस तरह से इसको आईवी ज्यादा फ्लूइड देकर इसकी जो ब्लड की फ्लूइडिटी वगैरह है इसको हम लोग मेंटेन करें। अब ये जो सेकंड जो मैंने बताया था, जो सेकंड रिस्पांस है जिसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत लीथल उसके लिए। यहाँ पर आपको अपनी जो नॉलेज है, जो मेडिसिन की नॉलेज है, फार्माकोलॉजी की जो नॉलेज है, ड्रग की जो नॉलेज है, उसका आपको इसके ऊपर पैथोलॉजी की जो नॉलेज है उसका आपको पूरा पूरा इसके अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आप करेक्ट स्टेज में हीट स्ट्रेस को आप पकड़ पाए और उसके बाद में आप उसको बराबर उसी हिसाब से आप उसको ट्रीटमेंट करें। तो अब इसके अंदर जो जो फैक्टर्स जो है वो ये है कि एक तो एंडोटॉक्सिमिया होता है, और जो एंडोटॉक्सिमिया जो होता है वो एलपीएस है जो लिपोपॉलीसेकेराइड इंड्यूस इन्फ्लेमेशन रहता है ये। और ये सारा के सारा जो प्रॉब्लम है वो लीकी गट सिंड्रोम की वजह से, कि जो थर्मल इंजरी हो रही है उसमें जो गट है वो लीक आउट हो रहा है, और अंदर के जो बैक्टीरिया वो जो बाहर निकल रहे हैं वो पैथोजेनेसिस कर रहे हैं। उसी तरह से बैक्टीरिया है ना, साइटोकाइन स्टॉर्म। उसके बाद में लीवर फंक्शन टेस्ट अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्रिएटिन लेवल बढ़ गया है, यूरिया भी थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए कि जो क्लियरेंस क्रिएटिन यूरिया का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और उसके बाद में क्योंकि लीवर इज वेरी सेंसिटिव टू थर्मल इंजरी, और जैसे लीवर को थर्मल इंजरी होगी वो अल्ब्यूमिन बनाना कम पड़ेगा, तो हाइपो अल्बिनिमिया होगा, अल्बिन लेवल कम होगा। और जहां पर अल्ब्यूमिन लेवल कम होगा तो ऑस्मेटिक जो फंक्शन है जो ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी जो मेंटेन करने का जो मेजर अल्ब्यूमिन का फंक्शन है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। उसी तरह से जो अक्यूट फेस प्रोटीन्स जो है जैसे अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, फिब्रिन, इस टाइप के जो मीडिएटर्स है वो सारे के सारे बढ़ेंगे, और उस वजह से फिर वो इन्फ्लेमेशन का रिस्पांस बढ़ेगा और फिर वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बॉडी के अंदर स्टार्ट होगा। वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन, डिक्रीज ब्लड फ्लो, ये देखा गया है कि जब हीट स्ट्रेस जब 80 85 रेस्पिरेशन रेट के लेवल पे जब आता है तो ये देखा गया है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसका जो वैस्कुलरिटी है उसमें से जो ब्लड फ्लो है वो 50% कम हो जाता है। जो मैंने आपको जो इंटेस्टाइन जो एस्सीमिया जो बताया था, जीआईटी एस्सीमिया, वो एस्सीमिया का कारण ये है थर्मल इंजरी और
अप टू 50% ब्लड फ्लो वहां पर कम हो रहा है। और वहां पर जब ब्लड फ्लो कम होगा तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, और उस वजह से थर्मल इंजरी जो मैंने बताया उसमें फिर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो बाहर निकलने शुरू होंगे। और हिमोरेजिक बाउल सिंड्रोम, जिसको एक नाम दिया गया है कि हीट स्ट्रेस के अंदर अगर हिमोरेजिक बाउल सिंड्रोम है, सिंड्रोम हो के जिसमें जो डंग है, जो फीसिस है, उसमें फ्रैंक ब्लड आ रहा है, और अगर आप पर रेक्टल एग्जामिन कर रहे हो और अगर लग रहा है कि जो कॉन्स्टिपेशन है, फीसिस नहीं निकल रहा है, लेकिन जब आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन जब कर रहे हो तो एग्जामिनेशन करते समय आपको ये दिखेगा कि जिस तरह से मैंने बताया कि जो हाथ है वो हाथ पे सारा के सारा ब्लड दिखेगा, कोई फीसिस नहीं दिखेगा। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से ब्लड आ रहा है, लेकिन इस्कीमिया होने की वजह से फीसिस की मोटिलिटी नहीं आ रही है, तो इसलिए आपको फीसिस के कुछ पीसेस दिख रहे हैं, लेकिन सारा के सारा आपके हाथ में ब्लड लग रहा है। और जो दूसरा जो राइट साइड का जो बताया वो डिहाइड्रेशन की वजह से और एनर्जी लॉस की वजह से बहुत रैपिडली इसका बॉडी का टेम्परेचर इसका कम होगा। अब ये जो हिमोरेजिक बाउल सिंड्रोम है, ये होता है क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजिस की वजह से। अब ये जो क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजिस है ये नॉर्मली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहता है, लेकिन बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में रहता है, रिगार्डेड एज नॉन पैथोजेनिक। क्लॉस्ट्रिडिया ज्यादा ज्यादा आपको दिखेगा साइलेज में। तो ऐसे फार्म जहां पर पशु को साइलेज ज्यादा खिलाया जा रहा है और जहां पर साइलेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और वहां पर क्लॉस्ट्रिडियम जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वहां पर अगर गुड़ हो रहा है, तो साइलेज जो खाने वाले जो पशु है उनमें हीट स्ट्रेस का असर आपको बहुत जल्दी दिखेगा अगर साइलेज की क्वालिटी अच्छी नहीं हो। दूसरा यह है कि वायरसेस भी जो है, जैसे बोवाइन वायरल डायरिया है, रोटा वायरस है, या कोरोना वायरस है, जो नॉर्मल इंटेस्टाइन में रहते हैं लेकिन अडल्ट को कोई ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं होता है। ये ज्यादातर जो पैथोजन रहते हैं ये यंग काफ पे रहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल ब्रेकडाउन है इसलिए ये भी पैथोजेनिक हो जाते हैं, और ये कंबाइंड इफेक्ट होता है कि उस वजह से हेमोरेजिक बाउल सिंड्रोम होता है। या तो डायरिया होगा, आपको लगेगा कि थोड़ा सा डायरिया है, बाद में कॉन्स्टिपेशन हो गया, और कॉन्स्टिपेशन होने के बाद में आपको कुछ पता नहीं चला, लेकिन आप जब परेक्टल एग्जामिनेशन जब करोगे तो पता चलेगा कि आप वहां पर हिमोरेजिस है और पूरा रेक्टल एरिया जो है वो रेक्टल एरिया के अंदर ब्लड है। अब इसको ट्रीट करना है तो कैसे करेंगे? एक तो पहला काम आपको ये करना है कि जो डायबिटीज जो हो रहा है ना, जो ब्लीडिंग जो हो रही है, उस ब्लीडिंग को आपको एंटी फिब्रिलेटिक जो ड्रग है वो देकर आपको इसको कंट्रोल करना है। और वो जो ड्रग बाजार में अवेलेबल है उसका नाम है एमिकार, अमाइनो इसे इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड, एमिकार। एमिकार इंजेक्शन आपको एक 40 ml तक देना है, 20 ml का इंजेक्शन मिलता है, तो ये 40 to 60 ml अगर आप इंट्रावेनसली देंगे तो ये जो हिमोरेजिस हिमोरेजिस जो हो रहा है, डायबिटीज हो रही है वेस्कुलर डैमेज की वजह से या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से, उसको जो कम होगा। दूसरा जो प्रॉब्लम है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, जिस वजह से जो लीकी गट्स वगैरह जो हो रहा है, उसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो नॉर्मल जो एनएसआईडी जो आप देते हैं वो यहाँ पर नहीं काम कर पाएंगे, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा प्रेडनिसोलोन। और प्रेडनिसोलोन आपको 80 mg से लेकर 100 mg आपको इंट्रामस्कुलर सवेरे शाम अगर आप देंगे तो जो इन्फ्लेमेशन है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म, जो लाइपोपॉलीसैकेराइड इम्यून स्टिमुलेशन की वजह से जो है वो सप्रेस होगा। और जो बहुत सारे जो सिम्टम जो दिख रहे हैं, लीकी सिंड्रोम, हाइपर कोआगुलेशन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसके ऊपर फिर इसका अच्छा असर होगा और एनिमल जो है तो रिकवर होने लगेगा। दूसरा ये है कि चूंकि जो क्लॉस्ट्रिडिया वगैरह जो अंदर इंटेस्टाइन में जो बढ़ गए, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक कोई एंटीबायोटिक आपको देने पड़ेंगे, जैसे नियोमाइसिन। नियोमाइसिन का फायदा ये है कि नियोमाइसिन बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होता है, ये सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की रहेगा। तो नियोमाइसिन अदरवाइज थोड़ा सा टॉक्सिक ड्रग है, इसलिए इसको सिर्फ ओरली देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सेप्सिस वगैरह है तो आप कुछ एंटीबायोटिक अलग से पैरेंटल भी दे सकते हैं, लेकिन हेमोरेजिक बाउल सिंड्रोम जब भी रहेगा आपको इस तरह का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि आपको एक मिनट, यहाँ पर एक जो सिंड्रोम जो मैंने बताया कि जो कोआगुलेशन डिफेक्ट है, कि वहां पर अभी जो कोआगुलेशन है वो कोआगुलेशन इम्पेयर हुआ है, और इम्पेयर्ड जो कोआगुलेशन है उसमें फिर वो जो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर जो कोआगुलेशन हो रहा है, वो जो छोटे 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 जो थ्रम्बाई है
वो थ्रम्बाई इस्कीमिया जो प्रोड्यूस करेंगे, जो वेस्कुलरिटी पे जाकर जो जीआईटी का जो वेस्कुलेचर है, उसके बाद में जो लीवर वगैरह का जो वेस्कुलेचर है, किडनी का जो वेस्कुलेचर है, ब्लड सप्लाई है, वहां पर जाकर वो छोटे छोटे थ्रम्बाई जो है वो इस्कीमिया प्रोड्यूस करेंगे। तो उसको अगर आपको टैकल करना है तो उसके लिए दो ड्रग्स अवेलेबल है, वो दो ड्रग्स आप यूज कर सकते हैं। एक तो है वारफेरिन नाम का एक ड्रग है, जो टैबलेट फॉर्म में आता है। वो 5 मिलीग्राम, पाँच मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम के ह्यूमन प्रोडक्ट है वो वारफेरिन। वो टैबलेट अगर आप देंगे तो वो इसकी जो ब्लड की जो फ्लूइडिटी है वो बढ़ाएगा, और वो थ्रम्बोलाइटिक है, जो छोटे छोटे जो थ्रम्बस जो हिस्से में प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको वो कट करेगा। तो यहाँ पर दो ड्रग आप यूज कर सकते हैं। एक तो वारफेरिन, वारफेरिन का डोज है 50 मिलीग्राम तक आपको शुरू में देना है। और अगर आपको लग रहा है कि 50 मिलीग्राम का डोज ज्यादा है और उस वजह से जो ब्लड की जो थिनिंग हो रही है, तो आप उसको फिर थोड़ा सा कम करके 25 मिलीग्राम तक ला सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि 50 मिलीग्राम जो है तो टॉलरेबल डोज है। आपको एक इसको 7 या 8 दिन तक आपको देने पड़ेगा। जब आप वारफेरिन टैबलेट देते हैं तो जो एडिमा वगैरह भी जो हीट स्ट्रेस में जो कॉगुलेशन की वजह से, थ्रम्बस की वजह से जो हुआ है, डीआईसी की वजह से जो हुआ है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा। और जो जो हार्ट का जो रेट है वो रेट भी बढ़ेगा, इसलिए कि जो बीपी जो बढ़ा है, जो रेजिस्टेंस जो बढ़ा है थ्रम्बस की वजह से, वो भी कम हो रहा है। तो एक दो और आपके लिए एडिशनल ड्रग है, वारफेरिन या हेपेरिन। हेपेरिन मैं यूजुअली लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसलिए कि रिकमेंड के हेपेरिन का डोज एडजस्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर एक्सपीरियंस आपको हेपेरिन यूज करने का है तो ही वो ट्रिक आपको आएगी। और अदरवाइज अगर उसका लेवल अगर बढ़ जाए तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। और जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो आपको उसका जो एंटीडोट है प्रोटेमिन, वो हमेशा आपको फिर साथ में रखना पड़ेगा। तो बजाय उसके आपको सीधा सीधा अगर आप वारफेरिन अगर यूज करते हैं, 50 रुपये का बहुत सस्ता ड्रग है और ये काफी ज्यादा एफिशिएंट भी है। दूसरा ये कि कुछ सिंपल स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में किसानों से आपको बात करनी है। एक तो ये है कि हमारे जो किसान हैं वो स्मॉल होल्डर है, तो उनके लिए एक सबसे अच्छा जो उपाय है वो है कि अपने जो जहां पर इनका जो भी बान है, जो जो गोटा जिसको हम कहते हैं, या गौशाला जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल उसमें, वहां पर ट्रीज हो, सायेदार ट्रीज हो। जितने सायेदार ट्रीज रहेंगे उतने ज्यादा जो वो पशु है वो जाकर साय में बैठेंगे। और ट्री का जो साया है वो हीट स्ट्रेस के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। आपको बाकी कुछ नहीं करना है। अदरवाइज अगर आपने बना लिया है अच्छा सा सीमेंट कंक्रीट का गौशाला, उसके ऊपर ऊपर सीमेंट के आपने वो लगाए, नीचे दीवार बना दिया है सब पूरा, तो अंदर आपकी सारी की सारी हीट जनरेट हो रही है। और वो जो हीट है, और उसमें फिर आप उसको फॉगर्स लगा रहे हो, स्प्रिंकलर्स लगा रहे हो, पानी मार रहे हो, पानी से फिर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। तो जो चीज आपको कम करनी थी वो आप उसको फिर बढ़ा रहे हो। तो एक सिंपल उपाय है जिसके ऊपर थोड़ा सा किसानों को भी ध्यान देना चाहिए कि वो अपने जो आसपास में इस तरह से वो अच्छे सायेदार जो दरख्त है उसको रखें। यूपी और एमपी में तो मैंने देखा हूँ कि एक तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है उनकी, कि ये सारे के सारे जो समर पीरियड है, इस समर पीरियड में गांव में जो बड़े सायेदार जो जो इनके जो ये है ट्रीज है, वो सारे के सारे पशु को छोड़ देते हैं और सारे गांव के पशु आके उसी उसी जो झाड़ के नीचे साय में दिन भर बैठे रहते हैं। और उसके बाद में जब शाम में जब उनका दूध निकालना उस टाइम पे फिर उनको निकाल के अपने घर किसान लेकर जाते हैं। और वहीं पर पानी वगैरह का भी उनको 3 या 4 बार इंतजाम करते हैं। तो एक वो जो स्ट्रेस या हीट का जो मिटिगेशन का जो जो प्रोसीजर है, जो एकदम सिंपल प्रोसीजर है, वो सबसे अच्छा उन्होंने कम्युनिटी लेवल के ऊपर वो लोग करते हैं। दूसरा आपको ये काम करना है कि किसानों को ये बताना है कि आप अपने पशु को खुला छोड़ें। जितना आप पशु को बांध कर रखेंगे उतना ज्यादा उनको जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर दूसरा, इनको आपको पानी पिलाने के लिए आपको 1 या 2 बार इनको छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ 2 बार पानी पीने से नहीं चलेगा। इनको जो पानी पिलाना है, जब इनको प्यास जब लग रही है तो उस टाइम पे पानी पिलाना है, आप अपने हिसाब से पानी पिलाओगे। तो जब इनको बिना बंदिश के आप इनको छोड़ोगे तो ये अपने वॉलेंटरीली इनको जब भी पानी पीना है ये पानी पियेंगे। और जाकर अलग अलग जब बैठेंगे तो इनमें जो हीट का जो स्ट्रेस है, वो हीट का स्ट्रेस बिल्कुल कम होगा। जैसे मैं ये बता रहा हूँ आपको, स्लाइड देखिए आपके, इसके अंदर सारे के सारे जो पशु है 1 या 2 छोड़कर बाकी सारे के सारे जो सायेदार दरख्त है उसके नीचे आकर बैठे हैं।
दूसरा ये है कि इनको हवादार रखना है। आप जितने इनके इनके जो गौशाला है उसमें जितनी दीवारें बनाएंगे, उतनी आप इनकी जो एयर का जो सर्कुलेशन है, जो साइकिल है, उसको आप इम्पीड कर रहे हो, और उतना इनको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इनको जितना हम ट्रॉपिकल हम हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है, हमारे पास टेम्परेचर का वेरिएशन जो है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारी जगह 4 डिग्री से अगर कम भी जाता होगा तो एक एक ना 2-4 दिन के लिए जाता होगा। ज्यादातर टेम्परेचर हमारा 12-10 डिग्री से लेके समझिए 40 डिग्री तक का जो वेरिएशन है, ये इस वेरिएशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा इनको कोल्ड से प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए कि कोल्ड के प्रोटेक्शन के लिए इनका जो बॉडी का जो इंसुलेशन प्रोसेस है, जो इनकी स्किन है, जो फैट लेयर है, वो काफी अच्छी है, जो कोल्ड के टेम्परेचर से इनको बचाती है। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन टेम्परेचर अगर माइनस में अगर जा रहा हो तो वहां फिर आपको इनको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। अभी कुछ कुछ साल पहले तो मेरे पास एक थीसिस आई थी स्वीडन की, जहां पर उन्होंने इवन कोल्ड टेम्परेचर में भी इन्होंने ऐसे इस सिस्टम के अंदर उन्होंने जो है तो अपने पशु को रखा था और उसके ऊपर स्टडी किया था। तो वो स्टडी का जो रिजल्ट आया वो ये था कि इवन माइनस टेम्परेचर में भी, यूरोपियन के माइनस टेम्परेचर में भी अगर पशु को खुला रखते हैं तो इनको ज्यादा से ज्यादा इनको जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जो टीथ होते हैं उनके ऊपर क्रैक्स आते हैं। इसलिए कि जो फ्लोर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा है, और जब वो बैठते हैं तो जो उनकी टीथ है उसके ऊपर रेस्ट करती है, और वो वहां का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर की वजह से इनमें क्रैक्स आते हैं। तो उसका उन्होंने उपाय ये निकाला कि अगर आप कोई भी ऑयली चीज अगर डेली अगर इनके टीथ्स को अगर आप लगाते हो तो वो भी इफेक्ट नहीं होता है। तो लग ये रहा है कि जितना हम इनको नेचुरल रखेंगे उतना ज्यादा ये अपने आप को एक्लेमेटाइज और हीट से अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत सारी जगह ये बताया जाता है कि आप पानी मारिए, क्योंकि पानी जब मारेंगे आप तो इनका टेम्परेचर कम होगा। या फॉगर लगाइए, इसलिए कि फॉगर जब लगाएंगे तो जो पानी के ड्रॉपलेट है वो छोटे छोटे रहेंगे, और वो छोटे ड्रॉपलेट होने की वजह से उसका सर्कुलेशन जो गौशाला है उसमें भी काफी अच्छा रहेगा। तो इस बारे में भी आपको ध्यान एक ये रखना है कि अगर आप सिर्फ पानी अगर मारते हो अपने पशु पर, तो उससे पशु का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बॉडी का टेम्परेचर नहीं कम होने वाला है। बॉडी के टेम्परेचर को कम होने के लिए जब आप पानी जब मारते हो तो वो पानी को एवापोरेट करने के लिए पंखा भी चलाना जरूरी है। तो मान लीजिए कि अगर आप जो स्प्रिंकलर है वो स्प्रिंकलर से गाय की जो बैक है, जो बैक साइड है ना, उसके ऊपर आप जो है तो फॉगर से या स्प्रिंकलर से पानी मार रहे हो, तो वो पानी बॉडी के टेम्परेचर को नहीं कम करेगी। वो जो गौशाला का जो टेम्परेचर है उसको टेम्परेचर को थोड़ा सा कूल करेगी, लेकिन फिर ह्यूमिडिटी बढ़ाएगी। तो आप ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हो और एवापोरेशन का इफेक्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो उसमें आपको पंखा लगाना जरूरी है। तो उसका एक दूसरा एक और एक जो सिंपल सा उपाय है वो यह है कि आप एक थैला ले लें, जूट का, या ब्लैंकेट ले लें। ब्लैंकेट को पानी में सोक करें, उसके बॉडी के ऊपर रखें, और उसके ऊपर आप बॉडी के बैक के ऊपर आप पंखा चलाएं। तो इससे फिर बॉडी के टेम्परेचर का एवापोरेशन होगा, और देखेंगे कि आप एक आधे या 1 घंटे के बाद में वो जो आपने जो वेट ब्लैंकेट जो रखा था वो सूख गई है। आप उसमें फिर बार बार 2 से 3 घंटे में ऊपर पानी डालते जाइए, उससे बॉडी का टेम्परेचर ऐसे कूल होगा। अब न्यूट्रिशन में आप क्या करेंगे, तो न्यूट्रिशन में आपको एक काम ये करना है कि चूंकि एनर्जी लॉस ज्यादा हो रहा है, इसलिए आपको जो एनर्जी डेंस जो चीजें हैं वो आपको इनको खिलानी है। और कुछ चीजें ऐसी खिलानी है कि जो इनको डायरेक्टली इनको एनर्जी दे। तो इनमें जो है तो हाई मिल्क ईल्डिंग जो एनिमल्स है, जिनमें दूध की ज्यादा प्रमाण है और हीट से इसकी वजह से उनका दूध कम हो रहा है, इनको आपको कुछ ऐसी चीजें खिलाना है जो रूमेन बाईपास हो, है ना। जैसे रूमेन बाईपास का जो फैट है वो, रूमेन बाईपास प्रोटीन, या उसके बाद में रूमेन बाईपास कार्बोहाइड्रेट, ये अगर देंगे तो जो रूमेन का इन्फेक्शन है, जो एसिडिटी है, उसके ऊपर भी इफेक्ट नहीं होगा, और इनको डायरेक्टली जो है तो एनर्जी मिलेगी। अब जैसे मैंने फॉगर की आपसे बात किया था कि फॉगर लगाते हैं लोग या स्प्रिंकलर लगाते हैं, तो सिर्फ अगर आपने स्प्रिंकलर लगाया और पानी अगर बॉडी के ऊपर अगर आप मारते हो, तो वहां पर हो ये रहा है कि आप सिर्फ पानी मार रहे हो लेकिन एवापोरेशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको इंडिविजुअल काउ के ऊपर आपको आपको पंखा रखना पड़ेगा, या आपको ऐसे पंखे रखने पड़ेंगे कि जिसका पावर ऐसे हो कि वो सारे के सारे एनिमल्स के ऊपर हवा फेंके। और वो जब हवा
उनके बॉडी पर जब पड़ेगी तो एवापोरेशन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। तो जैसे नीचे के स्लाइड में बताया कि यहाँ पर इन्होंने इतने सारे फॉगर लगाए, कि इतने सारे उन्होंने फॉगर लगाए, और फॉगर के साथ बड़े बड़े इन्होंने जो पंखे हैं वो लगाए। तो इसका फिर असर ये होगा कि एक तो बॉडी, उनकी बॉडी कूल रहेगी। दूसरा एक प्रॉब्लम जो हमको इसमें जो दिखता है, जो फॉगर लगाते हैं और ये लगता है कि उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर अगर आपके जो पानी है वो पानी का ड्रॉपलेट साइज अगर ज्यादा हो तो वो वेपराइज नहीं हो रहा है, वो फिर नीचे आके फर्श पर गिरता है। और जब नीचे जब गिरेगा तो नीचे पूरा के पूरा वेटनेस रहेगा। और जब फ्लोर आपका सीमेंट कंक्रीट का है और वो अगर ड्राई नहीं रह रहा है, उसमें पानी अगर जम रहा है, तो मैस्टाइटिस के केसेस ज्यादा होते हैं। तो एक चीज जो देखी गई है कि ऐसी जगह जहां पर आप फॉगर लगा रहे हो या स्प्रिंकलर लगा रहे हो, और वहां पर अगर फ्लोर अगर वेट है और फ्लोर के ड्राइनेस की अगर आप मैनेजमेंट नहीं है, वेंटिलेशन बराबर नहीं है, एयर सर्कुलेशन बराबर नहीं है, तो वहाँ मस्टाइटिस के केसेस बढ़ेंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि टिक्स जो होते हैं, वो टिक्स इनके जो फ्लोर वगैरह है, जो दीवार है, उसके क्रैक्स और क्रेविसेस में अंडे देते हैं, और वहां उनकी ब्रीडिंग होती है। इनकी ब्रीडिंग के लिए अच्छा टेम्परेचर और अच्छा वाटर, ये दो चीजें लगती है। जब आप दोनों भी सप्लाई कर रहे हो कि बाहर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और आप स्प्रिंकलर से पानी भी मार रहे हो, तो एकदम टिक का जो इन्फेस्टेशन है वो एकदम ज्यादा हो जाता है। और आपको फिर ऐसे सीजन में फाइलेरियासिस, बविशियसिस, एर्लिकेसिस, इस टाइप की जो डिसीज है वो आपको ज्यादा नजर आएंगे। और जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इनको अगर न्यूट्रिशनली अगर मैनेज करना है तो आपको इनको रूमेन बाईपास आपको चीजें देनी है। स्पेशली ऐसे पशु जो 10 लीटर से ज्यादा जो दूध दे रहे हैं, उनमें अगर आप ये करते हैं तो इनमें जो दूध का जो घटने का जो प्रमाण है वो प्रमाण थोड़ा सा कम रहता है। और दूसरा उसमें ये देखा गया है कि जब इस तरह के जब बाईपास चीजें जब आप खिलाते हो, तो जो इसका जो हीट स्ट्रेस का जो इफेक्ट जो फर्टिलिटी पे जो दिखता है, वो फर्टिलिटी पे नजर आना कम होता है। और जो आगे चल के जो लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट होता है कि आप मई जून में तो आपका समर कम होगा, लेकिन इसका जो हीट स्ट्रेस का जो इफेक्ट है, जो अंदर जो थर्मल इंजरी जो होगी, वो इफेक्ट सितंबर अक्टूबर तक जाता है। तो बहुत सारी जो गाय है वो सितंबर अक्टूबर में भी जो है तो वो इसमें हीट पर नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि जो पार्टीशनिंग एनर्जी का जो है वो आपके जो थर्मल जो रेगुलेशन है उसकी तरफ ज्यादा गया है। तो एक जो प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल है, ये एक माइक्रो इनकैप्सुलेटेड प्रोडक्ट है। ये मेरी ही टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इसके अंदर हम लोगों ने जो कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेस है उसको इनकैप्सुलेट इस तरह से किया है कि इसको जब आप खिलाते हो तो ये डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद में ये जब वहीं खुलेगा, इसलिए इसको टारगेटेड डिलीवरी भी बोलते हैं, कि इनकैप्सुलेटेड टारगेटेड डिलीवरी टू इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में जब खुलेगा तो वहां पैनक्रेटिक अमाइलेज की जो एक्शन से डायरेक्टली ग्लूकोज बनेगा, और जब डायरेक्टली ग्लूकोज बनेगा तो डायरेक्ट ग्लूकोज का सप्लाई होगा। और इसमें ये देखा गया कि जिन जिन किसानों ने भी इस तरह के जो प्रोडक्ट है उसको यूज किया है, वो उनको हीट स्ट्रेस का जो जो इफेक्ट है वो उनको कम दिखा है। और बहुत सारे जगह तो ऐसे भी दिखा है कि इवन इंटेंस हीट स्ट्रेस होने के बाद में भी इस तरह के प्रोडक्ट देने के बाद में 10 से 12 दिन में जो पशु है वो हीट भी बताई उसने। और उसके बाद में जब उसको जब सेकेंड स्टेज के अंदर जब हीट जो जब आई तो बहुत इंटेंस हीट थी, और कंसेप्शन रेट भी इसका काफी ज्यादा था। वो ये सारा के सारा जो बेनिफिशियल इफेक्ट इसलिए हो रहा है कि हम जब भी बॉडी की एनर्जी की बात करते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी का मतलब है ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज अल्टीमेटली जो एनर्जी साइकिल में है, वो एनर्जी साइकिल में यूटिलाइज होके एटीपी बनता है, और एटीपी करेंसी है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की। तो जहां भी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम होगा, वहां पर ये सारे के सारे प्रॉब्लम आपको स्टार्ट होंगे। और और पशु में प्रॉब्लम ये है कि रूमेन होने की वजह से जहां एनारोबिक फर्मेंटेशन हो रहा है, वहां हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट दे नहीं सकते। जब शुगर देंगे या ग्लूकोज देंगे या स्टार्च देंगे, तो वो कन्वर्ट होगा वोलेटाइल फैटी एसिड में, जो रूमेन की एसिडिटी बढ़ाएगा। तो नेचर ने इनका सिस्टम ही कुछ ऐसे बनाया कि इनको कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर इनको ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। इनका जो फर्मेंटेशन और वोलेटाइल फैटी एसिड, और वो फैटी एसिड जब बॉडी में जाते हैं तो ग्लाइकोजन बनता है, और वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। तो इस तरह का इनका मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो एक बाईपास आप कर सकते हैं जो हाई यील्डिंग एनिमल्स है उसमें। आप मेस्टार्च
टाइप के आप जो प्रोडक्ट है वो दे सकते हैं। दूसरा, इसमें आप ये भी एक काम कर सकते हैं कि जनरली एक थंब रूल ऐसे है कि कोई भी पशु जनने के बाद में, काविंग के बाद में, अगर 30 से 45 दिन में हीट पर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज की जो कमतरता है वो इस पशु में है। और जो अवेलेबल जो मेटाबॉलिक ग्लूकोज है, जो ग्लाइकोजन से आ रहा है लीवर से, वो सारा के सारा मेमोरी ग्लैंड की तरफ जा रहा है, इसलिए कि वहां पर हार्मोन्स का असर ज्यादा है, इस उसको मिल्क प्रोड्यूस करना है। और इसलिए जो ओवरीज की तरफ जो एनर्जी जानी चाहिए वो एनर्जी नहीं जा रही है। लेकिन जब आप इस तरह के जब प्रोडक्ट आप जब उसको देते हो, तो इम्बैलेंस जो है तो करेक्ट होता है, और जो ग्लूकोज जो अवेलेबिलिटी ओवरियन साइकिल के लिए चाहिए वो मिलनी शुरू होती है। और एनिमल इमीडिएटली 8 या 10 दिन के बाद में जब ये आप खिलाएंगे तो हीट पे आएगा। तो पहली हीट तो आप स्किप करेंगे, इसलिए कि आपको 60 से 70 दिन में पहला इंसेमिनेशन करना है। और जब सेकेंड हीट पे जब ये 60 या 70 दिन में जब आएगा, तो डेफिनेटली इंटेंस हीट रहती है और ओव्यूलेटरी हीट रहती है, और कंसेप्शन के चांसेस 80 to 85%, अगर आप करेक्ट सीमेन इस्तेमाल कर रहे हो और करेक्ट इंसेमिनेशन टेक्निक है तो इसके अंदर रहेगा। दूसरा, जैसे मैंने बताया था कि जो परनिशियल जो सेकंड फेज का है, वो सेकंड फेज का अगर हो जाए तो उसमें आपको क्या क्या करना है। अब एक तो पहले आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है उसको करेक्ट करना है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट करने के लिए एक थंब रूल जो मैंने बनाया है वो ये है कि जो बाजार में जो रूमेन बफर अवेलेबल है वो रूमेन बफर यूज कर सकते हो, इसलिए कि उस रूमेन बफर में आपको जो सलाइवा में जो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर आपको मिलेंगे। दूसरा यह है कि सोडियम और पोटेशियम अगर आपको ऐड करने हैं तो आप क्लोराइड मत ऐड करिए, क्लोराइड सॉल्ट मत ऐड किए। सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट, ये जो सॉल्ट है इसको आप ऐड कर सकते हो। इसको जब ऐड करोगे तो साथ में थोड़ा सा आप अगर गुड़ उसमें अगर 50 ग्राम अगर डाल देते हो, तो वो माइक्रोब जो रूमेन के जो माइक्रोब है वो रूमेन के माइक्रोब को एनर्जी सप्लाई करेंगे, जिससे उनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा। और ये जब आप देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस है वो उसका कम होगा। मैंने जैसे बताया कि आपको पानी ज्यादा आपको देना है, तो पानी देने के लिए आप पानी का जो वाटर का टेम्परेचर है उसको डाउन करेंगे। और उसके बाद भी अगर सेकेंड फेज में अगर अगर पशु है जहां पर वो बिल्कुल मुंह खुला रख के सांस ले रहा है और पानी नहीं पी पा रहा है, तो वहां पर आपको मैन्युअली स्टमक ट्यूब डालकर या बॉटल से आपको मैक्सिमम पानी पिलाना है। आप अगर इसको 8 से 10 लीटर पानी पिलाने में अगर आप कामयाब अगर होते हैं, तो इसके जो रूमेन का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और आप 90% आप जो परनीशियस हीट सिंड्रोम का जो 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 ये है जो प्रॉब्लम है, आप 80% उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको सोडियम सॉल्ट नहीं मिल रहा है तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हो, क्योंकि बाइकार्बोनेट में भी क्लोराइड, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर क्लोराइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसलिए आपको जो भी सॉल्ट है वो क्लोराइड के सॉल्ट देना आपको थोड़े से इसमें कम करना है। और ये जो मैंने जो फिगर बताया वो ये कि जो लीकी गट किस तरह से होती है, कि जो ये जो इंटेस्टिनल जो सेल्स है, वो इंटरनल सेल्स में से जो क्रिप्स है, वो क्रिप्स ओपन होना शुरू होते हैं फ्लूइडिटी की वजह से, हायर फ्लूइडिटी की वजह से, और अंदर के बैक्टीरिया सारे के सारे बाहर निकलने शुरू होते हैं। और बाहर जब ये बैक्टीरिया जब आएंगे तो बैक्टीरिया होगा और सेप्टिसिमिक इनको सिंड्रोम में ये जाएंगे। दूसरा ये है कि जो रूमेन की जो एसिडिटी जो बढ़ रही है, जिसमें पानी कम होने की वजह से रूमेन की एसिडिटी बढ़ रही है और इम्पैक्शन हो रहा है, तो वहां पर एक तो पानी जब डालेंगे आप तो वो एसिडिटी ऑटोमेटिकली कम होगी, आप जो रूमेन बफर वगैरह खिलाए उसकी वजह से भी कम होगी। और दूसरे कुछ बताते हैं कि कुछ अलग टाइप के जो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स है वो भी अगर आप खिलाते हो तो भी मिलेगा। एक सिंपल सी चीज है, आप अगर मैक्सर्व जो रेडीली मुझे लगता है कि हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है, वो मैंने जो आपको जो पहला जो फार्मूला बताया था, जिसके अंदर आप जो रूमेन बफर ले रहे थे, रूमेन बफर के साथ में आप जो है तो थोड़ा सा गुड़ आप मिला रहे थे, उसमें जो पोटेशियम और सोडियम का जो सॉल्ट है वो उसमें ऐड कर रहे थे, उसके साथ में अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट भी 50 से 100 ग्राम अगर ऐड कर देते हो, तो ये एकदम बेहतरीन एंटी एसिड जिसको बोलते हैं एंटासिड जो है, तो वो बनेगा। और एक बेहतरीन जो इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस को करेक्ट करने वाला जो हाउस होल्ड एकदम चीप टाइप का जो फार्मूलेशन है वो फार्मूलेशन बनेगा। और उसके साथ में अगर आप मैक्सिमम पानी देंगे तो डिहाइड्रेशन का और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। तो यही बताया कि जिस तरह से वाटर बैलेंस को आपको अगर कम करना है, तो आपको जो है तो ज्यादा से ज्यादा पानी आपको पिलाना पड़ेगा। अगर
पानी नहीं पी रहे हैं और डिहाइड्रेशन ज़्यादा है, तो फिर आपको आईवी फ्लूइड आपको देनी है। मैं ज़्यादा प्रिफर ओरल रिहाइड्रेशन पे इसलिए करता हूँ रूमिनेंस में कि एक तो वॉमिटिंग नहीं है, इसलिए जो लॉस है वो होने वाला नहीं है। और दूसरा ये कि जब आप पानी जब ज़्यादा से ज़्यादा पिलाते हो रूमेन में, जब पानी जब जाएगा ज़्यादा, 10 लीटर पानी जब जाएगा, तो वहां पर फिर रूमेन मोटिलिटी स्टार्ट होगी। जैसे रूमेन मोटिलिटी स्टार्ट होती है तो गैस्ट्रिन सिक्रीशन होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। और गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को बढ़ाएगा, और जब मोटिलिटी बढ़ेगी तो वो जो लीकी गट सिंड्रोम है वो भी कम होगा, इसलिए कि जो टोनासिटी है सेल्स की वो बढ़ रही है। तो जो हेमोरेजिक सिंड्रोम में जो पशु जाने वाले हैं वो पशु नहीं जाएंगे। तो उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि लीकी गट है, कि पशु जो है तो वो फीसिस पास नहीं कर रहा है, टोटल कॉन्स्टिपेशन है, और परेक्टल एग्जामिनेशन जब आप कर रहे हो तो वहां पर आपको हाथ में ब्लड लग रहा है, तो ऐसे उसमें आपको जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है, जो ब्लड फ्लो जो स्प्लैंक्टिन टिश्यू को जो कम हो गया है, उसके लिए आपको इंजेक्शन एक आइसोक्सोप्यूरिन नाम का ह्यूमन का इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन आप इसको यूज कर सकते हो। 5 मिलीग्राम का इंजेक्शन अवेलेबल है। ऐसे 6 एम्प्यूल्स लेकर अगर आप इंट्रामस्कुलर या आईवी अगर इसको देंगे, तो ये जो आईवी देने के बाद में जो स्प्लैंक्निक स्प्लैंक्निक का मतलब है जो विसरल जो ऑर्गन्स है, जो लीवर है, उसके बाद में आपका जो इंटेस्टाइन है, रूमेन है, एबोमेजम है, इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, इसका ब्लड सर्कुलेशन इसका करेक्ट होगा, वॉसो कंस्ट्रिक्शन कम होगा और इसीमिया कम होगा। और जैसे ही आप 50% जो सीमिया अगर कम करोगे तो लीकी गट सिंड्रोम भी इसके अंदर कम होगा, और पशु जो है तो बहुत जल्दी रिकवर होगा। तो ये सारे के सारे नए ड्रग्स है जिसको हम लोगों ने काफी टेस्ट किया है, और ये एक नया अप्रोच है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये नॉन कन्वेंशनल अप्रोच है। लेकिन इस तरह का जो नॉन कन्वेंशनल अप्रोच अगर आप करोगे, जो जो परनिशियस जो लीथल जो अराउंड 15 to 20% केसेस में आपको मिलेगा, उसमें आपको ये सब आपको करनी पड़ेगी। उसका जो ब्रांड नेम है वो जो अवेलेबल है, डूविडिलान नाम का जो इंजेक्शन है वो अवेलेबल है ह्यूमन में। 2 ml के एम्प्यूल मिलते हैं, 5 मिलीग्राम, 2.5 मिलीग्राम पर ml। आपको इस तरह से 6 एम्प्यूल्स देने हैं, यानी 10 ml, और आपको इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस आपको देना है। तो हम लोग एक काम ये भी करेंगे कि ये जो मेरा जो पूरा जो प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन हम लोग आपको भी उपलब्ध करवाएंगे, ताकि बाद में भी अगर आपको रेफर करना है तो आप जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको आप रेफर कर सकते हो। ड्रग्स के नाम और डोसेज वगैरह आपको इसमें से मिल जाएंगे। उसके बाद में जो सिस्टेमिक जो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, उसको अगर आपको उसको अगर आपको मैनेज करना है, तो आपके पास जो है तो 2 ड्रग्स अवेलेबल है। और वो जो 2 ड्रग्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक तो वारफेरिन है, जो आपको 25 to 50 मिलीग्राम तक देना है। यूजुअली जब भी वारफेरिन यूज करते हैं तो हम लोग कभी भी हायर डोज से शुरू करते हैं और लोअर पे बाद में आते हैं। तो 50 मिलीग्राम पे शुरू करें, और उस बाद में अगर आपको लगता है कि इस वजह से पशु को कुछ तकलीफ हो रही है, ब्लीडिंग का कुछ आपको डिसऑर्डर लग रहा है, कि कान में से या कहीं से आपको ब्लड का ड्रॉप ऐसे लग रहा है, या नाक से कुछ ब्लड का ड्रॉप आ रहा है, तो उसका मतलब यह है कि इसको वारफेरिन का डोज थोड़ा सा बढ़ गया है, आप फिर डोज इसको कम कर सकते हैं। या फिर हेपारिन 300 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी सबकुटिनियस भी दे सकते हो। सबकुटिनियस में देने का फायदा ये है कि ये स्लो एब्सॉर्ब होता है, और स्लो एब्सॉर्ब होने के बाद में जो थ्रोम्बाई जो फॉर्म हुए वो थ्रोम्बाई रिलीव होते हैं। तो आप इसको कर सकते हो। लेकिन जब भी हेपारिन यूज करोगे, अपने साथ में इसका जो एंटीडोट है प्रोटामिन, वो हमेशा अपने साथ में रखें। और अगर आपको लग रहा है कि हेपारिन की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो प्रोटामिन जब देंगे तो आपको विद इन 1 मिनट आपको हेपारिन का जो साइड इफेक्ट है वो कम होगा। अब एक लास्ट जो स्लाइड है, और जो लास्ट जो कुछ आपसे जो बात करनी है वो ये है कि क्योंकि पूरी दुनिया में हीट का जो प्रॉब्लम है वो सभी जगह लग रहा है, तब लोगों का ध्यान उस तरफ गया है कि क्या हम इस टाइप की ब्रीड तैयार कर पाएंगे कि जो हीट को टॉलरेट कर पाए, और वो जेनेटिक बेसिस पे हो, ना कि क्लाइमेट बेसिस पे। क्लाइमेट बेसिस पे करना है तो आपको फिर ये सारे जो आपको फॉगर लगाने हैं, स्प्रिंकलर लगाने हैं, है ना, 10 अलग अलग चीजें करनी है, फिर होने के बाद में सारा ट्रीटमेंट करते बैठना है, आपको आपको बार बार उसको विजिट करना है। तो वो सारी चीज को बचने के लिए सब एक एक जो नया जो एक अप्रोच आया है वो ये है कि हम जो है तो हीट टॉलरेंट जो तो ब्रीड को हम लोग डेवलप करें। अब हीट टॉलरेंट ब्रीड के लिए काफी रिसर्च पिछले 5-10 साल में लोगों ने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में।
और इसमें पता ये चला है कि इसका जेनेटिक बेसिस है। कुछ गाय ऐसी रहती हैं कि जो हीट को टॉलरेट कर पाती है। उनके सारे के सारे जो हर्डमेट्स है, अगर मान लीजिए किसान के पास 20 गाय है, तो वो 20 गाय में से एक गाय ऐसी है कि जो दोपहर में 12 बजे भी और 1 बजे भी इंटेंस हीट है, फिर भी बाहर धूप में खड़ी है और इंजॉय कर रही है। तो हो सकता है कि वो हीट टॉलरेंट गाय है, और उसके अंदर एक जो प्रोलैक्ट जो सिलिक जीन है, उसको बोलते हैं सिलिक जीन। तो सिलिक जीन पे म्यूटेशन हुआ है, जो कि प्रोलैक्टिन रिसेप्टर का जीन है। उस पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म दिखा है म्यूटेशन का, और उस वजह से ये जो गाय है, ये गाय हीट टॉलरेंट हुई है। तो हम लोगों ने भी इस बार ये सोचा है कि हम लोग भी, जैसे अमेरिका में इन्होंने किया है, हम लोग भी कुछ इस तरह के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करके देखें कि हमारे पास भी हम इस टाइप की ब्रीड हम कर पाएंगे क्या। इसलिए कि हम लोगों ने जब यूएसए में, हमने लोगों ने से पूछा कि भाई हमको हीट टॉलरेंट जो आपके पास के जो बुल्स है उसका सीमेन हमको मिलेगा क्या। तो एक तो उन्होंने मना किया, दूसरा यह है कि वो सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमको जब मिलेगी वो बहुत महंगी मिलेगी, और वो हमारे फिर काम की नहीं रहेगी। तो क्यों ना हम अपने तौर पर अपना ब्रीड हम डेवलप करें। उनको काफी टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ी, इसलिए कि उनको उन्होंने ये जो सिलिक जीन है, उनको अपने एचएफ जर्सी वगैरह में नहीं मिला। इनको ये जीन मिला जो कैरेबियन जो आइलैंड है, वो कैरेबियन आइलैंड के जो कुछ कंट्रीज है वहां पर इनको कुछ गाय ऐसी मिली कि जो 45 और 48 डिग्री टेम्परेचर में भी जो स्टेबल थी। तो वहां से उन्होंने उनका डीएनए निकाल कर कंपेयर किया, पता चला कि उनके एक जीन में म्यूटेशन है, मगर उनका जो ईल्ड वगैरह है वो काफी कम है। इसलिए उन्होंने वो जो जीन है वो जीन को क्रिस्पर टेक्नोलॉजी करके वो जीन को, सिंगल जीन को ट्रांसफर किया उन्होंने अपने एम्ब्रियो में, और वहां से उन्होंने अभी कुछ 8 या 10 बुल्स उन्होंने डेवलप किए हैं, और उसका सीमेन अभी वो लोगों ने मार्केट करना अपने देश में शुरू किया है। तो हमने भी एक इस टाइप का एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। वो बेसिस ये थी कि कुछ फार्म्स को जब हम लोग विजिट करते थे तो हमको लगता था कि देखिए, जैसे मैंने ये आपको बताया कि सारे के सारे जो बाकी के जो पशु है वो एक शेड में जाके बैठे हैं, लेकिन ये एक अकेली है कि जो बाहर खड़ी है आराम से हीट को एंजॉय कर रही है। उनसे जब किसानों से जब बात की तो पता चला कि इसके तो खाने पे भी कोई असर नहीं है, कोई रेस्पिरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है। इसका दूध 20 लीटर था तो अभी भी 20 लीटर दूध है, हीट पर भी बराबर आ रही है। तो ये एक फिनोटिपिकली राइट कैंडिडेट है, जिसको हम लोग आरटीपीसीआर और बाकी के जो जेनेटिक टेस्ट है उससे हम मालूम कर सकते हैं कि इसमें भी सिलिक जीन है या कोई और जीन है जिसकी वजह से ये हीट को रेजिस्ट कर रही है। तो हमने इस बार ये कैंपेन शुरू किया है कि ऐसी गाय, हम किसानों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसी गाय है तो आप 12 बजे या 1 बजे जब वो धूप में खड़ी हो, उसका आप इमेज और वीडियो लेकर हमारा जो व्हाट्सअप है, वो व्हाट्सएप पे अगर आप भेजेंगे तो हम एक इनको सैंपल किट भेजेंगे, और उस सैंपल किट में इनको आपको सिर्फ एक ड्रॉप ब्लड कान से आपको लेकर जो फिल्टर पेपर है वो फिल्टर पेपर पे सोक करना है, और कुछ इनके जो हेयर सैंपल्स है वो हेयर सैंपल्स उसमें एनवलप में डाल के, एनवलप को उस पर सारा एड्रेसेस वगैरह सब चीज़ लिखिए, आपको पोस्ट करना है लैब को, और उस लैब में फिर उसका आरटीपीसीआर होगा। और अगर स्लिक जीन मिलती है तो हम उस फार्मर को भी फिर हम बताएंगे कि, और सर्टिफिकेट भी देंगे कि तुम्हारी जो गाय है वो स्लिक जीन पॉजिटिव है, और उसको ब्रीडिंग प्रोग्राम में फिर ले सकते हैं, या कोई और अगर उसका जीन होगा तो वो भी हम उनको बताएंगे। इसमें हम लोगों ने कुछ प्राइजेस भी रखे, कुछ जो एनजीओ है, बॉम्बे गौरक्षक मंडली जो फाउंडेशन है इस टाइप के, उन्होंने कुछ प्राइजेस भी रखे हैं कि जो सबसे अच्छी गाय रहेगी जो सिलिक जीन पॉजिटिव, उसको 51,000 रुपये हम लोग अवार्ड देंगे। सेकेंड अवार्ड देंगे हम 25,000 रुपये। कुछ पशुओं को 10,000, कुछ पशुओं को 5,000, कुछ को हम गिफ्ट हैम्पर, इस तरह से हम उनको गिफ्ट भी देंगे ताकि किसानों को प्रोत्साहन मिले और वो इस कैंपेन में आए। इस कैंपेन का जो फायदा है वो बहुत ज्यादा और दूरगामी फायदा होने वाला है कि हम अपने देश में अपने अपनी एक ऐसी ब्रीड जो कि हीट टॉलरेंट है वो हम बना पाएंगे, और उससे हमारे सारे किसानों का उसमें फायदा होगा। तो आप सबसे यही विनती है कि आप जब भी आप जब भी किसी गोठे में जाएंगे, गौशाला में जाएंगे, ये मार्च अप्रैल, यानी मार्च अप्रैल मई में, तो आप अपनी आंख खुली रखिए, देखिए कि ऐसे कोई अगर गाय आपको मिलती है तो किसान को बोलिए कि भी इसको सिलिक हो सकता है, और हम लोग इसकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे, और फिर ब्रीडिंग प्रोग्राम में इसको हम लोग फिर ले सकते हैं। ये एक नया ट्रेंड सब जगह शुरू हो रहा है कि अब
लोग जेनेटिक्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, इसलिए कि जेनेटिक मैनिपुलेशन, क्रिस्पर कैस जो टेक्नोलॉजी, उस वजह से भी काफी काफी कॉमनली कर सकते हैं। और ये जो है जीएम में नहीं आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड में ये नहीं आते हैं पशु। ये जो पशु है, इसको ब्रीडिंग प्रोग्राम में और फूड में लेने की इसको परमिशन है, इसलिए इसकी तरफ बहुत ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। अमेरिका में एक ऐसे ग्रुप भी है जिसने फुट एंड माउथ डिसीज क्यों नहीं होता है कुछ गाय में या कुछ पिग्स में, उसके ऊपर भी उन्होंने स्टडी किया और उनको पता चला कि एक पर्टिकुलर टाइप का जीन है जो एफएमडी वायरस के बाइंडिंग का रिसेप्टर जीन है। और कुछ में वो रिसेप्टर जो है तो म्यूटेटेड है और वायरस उसको बाइंड नहीं हो पाता है। इसलिए अगर वो फुल वायरस के कल्चर में भी अगर उस पशु को बिठा देंगे तो उसको एफएमडी नहीं होगा, इसलिए कि जब वायरस अंदर जाएगा तो वो बाइंड नहीं हो पाएगा और अंदर सेल में जा नहीं पाएगा, तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के अभी जो हाई टेक्नोलॉजी के जो रिसर्च है, वो रिसर्च अभी हो रहे हैं। वो सारे के सारे रिसर्च हमारे पास भी पॉसिबल है। सिर्फ हमको ध्यान ये रखना है कि इस टाइप के जो पशु है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करें। अपने आंख और आप अपने कान खुले रखें कि आपको जहां दिखाए कि लंपी स्किन का आउटब्रेक हुआ है, सारे के सारे पशु को लंपी स्किन हुआ है, लेकिन एक पशु ऐसा है कि जिसमें लंपी स्किन नहीं हुआ है, तो हमको ध्यान ये देना चाहिए कि उसको क्यों नहीं हुआ है। आज तक हम लोग यही सोचते थे कि बीमारी जो हो रही है किस वजह से हो रही है, अब हमको ये भी सोचना है कि बीमार अगर नहीं हो रहा है तो किस वजह से नहीं हो रहा है, और वो वजह अगर जेनेटिक है तो उसको हम लोग एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। इतना आपको आज के जो वेबिनार में आपको बताना था। लगभग आप लोगों ने 1.5 घंटा जो वेबिनार है उसको बड़े पेशेंस से आपने सुना, और मुझे लगता है कि आपको इसमें से काफ़ी टेक होम मैसेजेस आपको मिले होंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ दिया है और मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो भी दिया है। अगर आपको इस टाइप के पशु अगर दिखते हैं तो आप जरूर उसका इमेज और उसके जो किसान है उसका नाम, उसका कांटेक्ट नंबर, तो जो टीम है हमारी वो उनको कांटेक्ट करेंगे और सैंपल्स वगैरह हम लोग लेंगे। और फिर उसका जो है तो हम लोग अच्छी तरह से कम्युनिटी के लिए, फार्मर कम्युनिटी के लिए उपयोग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेचुरल रेमेडीज का कि उन्होंने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों से बात करने का। और इसी तरह से अलग अलग टॉपिक पे हम लोग बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली एंड थैंक यू सो मच सर। काफी इंसाइटफुल था आपका प्रेजेंटेशन एंड डेफिनेटली आई फील कि हमारे वेटनरियंस एंड डेयरी फार्मर्स विल definitely use your suggestions. So I will take up few questions, sir. So one question is, एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए कितना टाइम लगता है सर? ओह, ये सारा के सारा डिपेंड करता है डायरेक्ट सन एक्सपोजर को। अगर आपका पशु 12 बजे डायरेक्ट सन को एक्सपोज हुआ है और उस वक्त इंटेंस रेडिएशन है, सन का जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन डायरेक्टली जो है तो ब्रेन का जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है उसको इफेक्ट करता है। तो सबसे ओके। पहला जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये है कि यानी जो ड्राई सनी टेम्परेचर कितना है और डायरेक्ट सन से एक्सपोजर कितना है, ये एक नंबर 1 है। और नंबर 2 ये है कि जो पशु का जो इम्यून कॉम्पिटेंस है वो कैसे है। अगर पशु के पहले से ही कंडीशन ऐसी है कि वो बार बार हीट स्ट्रेस में रह रहा है और अंदर के जो मैनेजमेंट और फीडिंग सिस्टम वगैरह इस तरह से कुछ करेक्शन नहीं हुए हैं, तो ऐसे पशु जब इंटेंस हीट के जब उसमें आएंगे तो बहुत जल्दी ये फेज 2 में जाएंगे। ओके और बात तो ऐसे सर। है कि आपको पता ही नहीं लगता है कि सेकंड डे आपको पता चला कि ये जो पशु है, ये पशु की डेथ हो गई है। जब आप पोस्टमार्टम करते हो और जब पोस्टमार्टम जब करके जब इंटेस्टाइन को जब निकालते हो तो सारा के सारा इंटेस्टाइन जो है तो हेमोरेजिक है। दैट इज हेमोरेजिक बाउल सिंड्रोम। सर और एक सवाल है कि सेम मैनेजमेंट जो हम कैटल के लिए कर रहे हैं वही सेम हम बफेलो के लिए भी वही एप्लीकेबल एग्जैक्टली है? सर, एग्जैक्टली सेम सेम आपको करना है। और मेरा तो ये बनना है कि बफेलो में तो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर उतना ज्यादा एवोल्यूशनरी डेवलप नहीं है जितना गाय में है। इसलिए इसलिए ये स्वैम टाइप के है, ये पानी में जाके बैठते हैं, इसलिए कि इनका जो इंसुलेशन सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है, इनमें हेयर बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि गाय है ना, गाय के अंदर एक एक स्किन की जो थिक लेयर है, बफेलो में उतनी थिक लेयर नहीं है, बड़ी थिन लेयर है। और उस थिन लेयर को भी हम लोग जो है तो क्या करते हैं कि उसको निकाल देते हैं, शेविंग करके निकाल देते हैं। और उस शेविंग करके निकालने की वजह यह है कि
जब शेविंग करके जब निकाल देते हैं तो जो हेयर फॉलिकल है वो एक्सपोज होते हैं, और एक्सपोज होने की वजह से स्वेटिंग बढ़ती है, उससे टेम्परेचर का रेगुलेशन अच्छा होता है। लेकिन मोर और लेस आपको यही स्ट्रैटेजी आपको बफलोज में भी आपको अडॉप्ट करनी है। ओके ओके सर, डज एनर्जी सप्लीमेंट्स मिटिगेट हीट स्ट्रेस? इफ यस, हाउ? एग्जैक्टली exactly. लेकिन आपको जो जो एनर्जी सप्लीमेंट्स आपको जो देनी है वो इस टाइप से देनी है कि वो डायरेक्टली एनर्जी में ट्रांसफर हो। इसलिए कि यहाँ जैसे मैंने बताया कि एक तो रूमेन इम्पैक्टेड है, रूमेन की एसिडिटी बढ़ी हुई है। अब उसमें अंदर अगर जो रेडीमेड सोर्स जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट इज ए रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा फैट इज ए रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कार्बोहाइड्रेट अगर आप देंगे रूमेन में जाएगा तो वोलेटाइल फैटी एसिड बनेगा, वोलेटाइल फैटी एसिड बनेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, ड्राई मैटर इनटेक कम होगा। तो वहां पर आपको रूमेन बाईपास जैसे मैंने मेस्ट्राज जो बताया, आपको इसी टाइप का जो प्रोडक्ट है वो आपको देना है, ताकि वो सिर्फ इंटेस्टाइन में जाके वो रिलीज हो और डायरेक्टली ग्लूकोज बने। उसी तरह से आपको प्रोटीन बाईपास, अब जो ये जो मेस्टार्च है इसमें तो प्रोटीन भी है, और वो जो प्रोटीन ऐसे है कि जो अमाइलेज पैनक्रेटिक अमाइलेज के सिक्रीशन को स्टिमुलेट भी करते हैं। तो आप एक तो बाईपास प्रोटीन भी मिल रहा है, दूसरा अमाइलेज का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और 100% जो 250 ग्राम का जो बल्कि हम कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं वो पूरा के पूरा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। और वो 30% जो स्पेयरिंग इफेक्ट है, उस स्पेयरिंग इफेक्ट की वजह से इसकी फर्टिलिटी और मिल्क प्रोडक्शन इसकी बढ़ रही है। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन। ये दिस एंडोटॉक्सिन में एलपीएस इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन, उसके अगेंस्ट वी कैन यूज एनी लिवर टॉनिक्स? हाँ, इसके इसके अगेंस्ट में आपको लिवर टॉनिक यूज करना है। और दूसरा एक अभी ड्रग बाजार में अवेलेबल है जो ह्यूमन में भी काफी, जो टॉक्सिमिक सिंड्रोम है, सेप्टिसिमिक टॉक्सिमिक सिंड्रोम है, वो ह्यूमन में काफी अभी यूज हो रहा है। और फॉर्चुनेटली वो अब वेटरनरी में भी अवेलेबल हुआ है। वो है नैनोमिथिलिन ब्लू। ये नैनेटाइज्ड है और ये मिथिलिन ब्लू है, जो हम लोगों ने लंपी स्किन में यूज किया था। लेकिन लंपी स्किन डिसीज में यूज किया था एज एन एंटीवायरल। वो लोगों ने जो स्टेन या केमिकल ग्रेड का किया था, उसका प्रॉब्लम ये था कि वो एक आधा या 1 घंटे में उसका एक्सक्रीशन स्टार्ट होता है, इसलिए कि हाईली चार्ज मॉलिक्यूल है। तो उसको अभी एक ग्रुप ने नैनोटाइज किया है, और वो एग्रीगेट करके लेस देन 50 नैनोग्राम उसका जो नैनो साइज है, वो नैनो साइज होने की वजह से उसका सर्कुलेशन, एक तो एब्सॉर्प्शन फास्ट है और लॉन्गर सर्कुलेशन है। और ये जो लीकी सिंड्रोम वगैरह है इसमें उसको काफी काम आता है। और डोज भी इसका एक 25 ml आपको पानी में डालकर देना है सवेरे। 25 ml, बड़ा अगर पशु हो तो, छोटा पशु हो तो 5 ml या 10 ml देना है पानी में डालकर। या सारे पशु को आप इंटेंस जब हीट है उस टाइम पे आप 25 ml या 15 से 25 ml के डोज रेट पे पानी मिलाकर सभी को उसी का अगर पानी पिलाते हो आप, तो इससे जो लीकी सिंड्रोम है, टॉक्सिमिया है, वो कम होगा। और उसके साथ में आप जो लिवर टॉनिक वगैरह है वो आप देंगे। जब आपको कोई भी चीज अगर आप ओरल दे रहे हो और वो एब्सॉर्ब रूमेन एपिथेलियम से अगर नहीं हो रही है, तो वहां आपको ये ध्यान देना है कि आपको पानी ज्यादा पिलाना है। आप जितना पानी उसको पिलाएंगे उतने रूमेन की एसिडिटी कम होगी, और जो बाकी के जो आप जो लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी ड्रग्स दे रहे हो, तो वो उसमें डिजॉल्व होके ब्लड के अंदर भी जाएगी और वो लीवर को प्रोटेक्शन मिलेगा। इसलिए कि जो लीवर प्रोटेक्टर दे रहे हो वो लीवर तक तो जाना चाहिए ना, और लीवर यस तक सर। जाने के लिए वो रूमेन से निकल के वो आएगा इंटेस्टाइन में, वहां से एब्सॉर्ब होकर लीवर पर जाएगा। और वो सारा डिपेंड होगा कि इम्पैक्शन है या नहीं है, वहां आपको आपको मैन्युअली पानी पिलाना है। सर एक वन लास्ट क्वेश्चन बाय मिस्टर विश्वा, के आपने हाईलाइट किया था B10 के बारे में, B10 50 ग्राम, सो थोड़ा उस सप्लीमेंट के राइट बारे में। राइट राइट, आई एम सॉरी, वो एक मिस आउट हो गया। एक प्रोडक्ट है बीटेन, जो अभी बाजार में अवेलेबल है। और वो बीटेन अगर आप देंगे तो जो रूमेन की जो एसिडिटी है, वो रूमेन की एसिडिटी को उसको कम करता है। और वो बीटेन जो है तो वो एज एन एनर्जी सोर्स भी उसका यूज होता है। तो ये डेली एज ए डेली सप्लीमेंट एक, मेरे ख्याल 30 to 50 ग्राम उसका डोज है। 30 to 50 ग्राम डोज अगर आप डेली देंगे तो इससे भी हीट का मिटिगेशन होता है। ओके, so thank you sir. So we have addressed almost all the questions, and it was a very wonderful session, and I really thank Samat sir and the audience for this webinar. So we like to end this webinar. थैंक यू। तो ऑल द Thank you बेस्ट sir. एवरीवन। एंड whenever you have any problem, any issue,
I also have a consultant group, on the same number, Okay. 9969. And right now there are around 700 vets across the country. Okay. So they are a group member, and they daily, if there is any difficult case, they keep on posting on the group, and in the group, we discuss the modern way of treating those, those are not normal things. So those are all Okay. cases where there is problem, that diagnosis is difficult, and number two, treatment, what modern kind of treatment is now available, so that it can be addressed. So they, people can also join that group, and Sure, sir. post, if there are cases which are challenging to them. Sure, sir. Thank you, sir. And thank Okay. you, audience.